वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। ये हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था जो ARS होता है, मतलब ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस जो होता है वो क्या होता है और इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, और अगर ARS पे म्यूटेशन हो जाए तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग स्टडी करेंगे इनिशिएटर प्रोटीन, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स या ORC। इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखा है। क्या चीज हम लोग बोलेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ ORC, मतलब ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, या इसको हम लोग बोल सकते हैं इनिशिएटर प्रोटीन इन यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, और यहाँ पर ये सब जितना भी मैं बता रहा हूँ, ये सब सारा का सारा किससे रिलेटेड है? हम लोग बोलेंगे प्री इनिशिएशन मैकेनिज्म से रिलेटेड है, मतलब इनिशिएशन के पहले वाला स्टेप है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्री इनिशिएशन मैकेनिज्म। तो देखिए क्या चीज था, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। देखो है क्या चीज, बहुत ईजी है। देखो हम लोग ये जानते हैं, देखो हम लोग ये जानते हैं कि यूकैरियोटिक डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है ना, यूकैरियोटिक जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो कंप्लीट होता है, हम लोग बोलेंगे 4 स्टेप्स में। ठीक है, या 4 इवेंट्स में, या 4 मैकेनिज्म में। पहला हम लोग बोलते हैं प्री इनिशिएशन मैकेनिज्म। ठीक है, दूसरा को हम लोग बोलते हैं इनिशिएशन मैकेनिज्म। ठीक है, और तीसरा को हम लोग क्या बोलते हैं? तीसरा को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? इलोंगेशन मैकेनिज्म। और चौथा को हम लोग क्या बोलते हैं? चौथा को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? टर्मिनेशन मैकेनिज्म। तो ये 4 मैकेनिज्म, ये 4 मेजर स्टेप में क्या होता है? हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो क्या होता है? हम लोग बोलेंगे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अभी जो मैं जितना भी कुछ बता रहा हूँ वो सारा का सारा हम लोग बोलेंगे, हम लोग क्या चीज स्टडी कर रहे हैं? प्री इनिशिएशन मैकेनिज्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया था? देखो मैंने ये बताया था कि हम लोग बोलेंगे प्री इनिशिएशन मैकेनिज्म में हम लोग बोलेंगे क्या चीज का फॉर्मेशन होता है? हम लोग बोलेंगे प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? या इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज? प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइसेंसिंग ऑफ क्या चीज? डीएनए रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब प्री इनिशिएशन जो मैकेनिज्म स्टेप है उसमें क्या चीज का फॉर्मेशन होगा? प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, या प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइसेंसिंग ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब एक बार अगर ये बन गया, मतलब प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स या प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स, तो याद रखना है कि अब हम लोग बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन को होने के लिए लाइसेंस मिल चुका है। ठीक है, तो अब देखो, अब ये जो प्री इनिशिएशन या प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन हो रहा था, इसमें देखो ये कब हो रहा था? तो हम लोग बोलेंगे, याद रखना ये कब हो रहा था? हम लोग बोलेंगे ये कब हो रहा था? हम लोग बोलेंगे सेल साइकिल के फर्स्ट चेक पॉइंट पे हो रहा था। सेल साइकिल के फर्स्ट चेक पॉइंट पे हो रहा था। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? G1 S चेक पॉइंट भी बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? G1 S चेक पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेट G1 चेक पॉइंट भी बोलते हैं। याद रखना ये सब सेल साइकिल के फर्स्ट चेक पॉइंट पे हो रहा था। क्या चीज हम लोग बोलेंगे? प्री इनिशिएशन स्टेप, या क्या बोल सकते हैं? प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन का सेल साइकिल के फर्स्ट चेक पॉइंट पे हो रहा था। इसको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब जो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स या प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बनाने, इसमें हुआ क्या एक्चुअल में? तो हम लोग बोलेंगे इसमें क्या हुआ? रिकॉग्निशन हुआ। क्या चीज का हम लोग बोलेंगे? इसमें क्या हुआ? रिकॉग्निशन हुआ। क्या चीज का रिकॉग्निशन? हम लोग बोलेंगे रिकॉग्निशन हुआ ARS, मतलब ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग साइट, या ओरी साइट बोल सकते हैं हम लोग। क्या चीज में? यूकैरियोटिक डीएनए में। ठीक है, यूकैरियोटिक जो डीएनए होता है उसमें जो ओरी साइट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ARS होता है। ARS बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस बोलते हैं, जिसका हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था प्रीवियस लेक्चर में। तो पहला इसमें क्या होगा? प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स या प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बनेगा सेल साइकिल के फर्स्ट चेक पॉइंट पे। तो एक्चुअल में उसमें क्या होगा? हम लोग बोलेंगे रिकॉग्निशन ऑफ ARS बाय, हम लोग बोलेंगे क्या चीज? इनिशिएटर प्रोटीन, जिसको ORC बोलते हैं, मतलब ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। दूसरा हम लोग बोलेंगे क्या होगा? हम लोग बोलेंगे लोडिंग होगा। क्या चीज का लोडिंग होगा? लोडिंग ऑफ हेलिकेज। ठीक है, दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे? लोडिंग ऑफ हेलिकेज। और हेलिकेज को हम लोग इन केस ऑफ यूकैरियोट्स क्या बोलते हैं? MCM 2,7 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
MCM2,7 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो यही दो हम लोग बोलेंगे क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इवेंट होता है किसमें, हम लोग बोलेंगे फर्स्ट चेक पॉइंट पे, या हम लोग बोल सकते हैं प्री इनिशिएशन मैकेनिज्म में। ठीक है, अब देखो अब इसको कैसे समझते हैं, देखो बहुत इजी है। देखो हम लोग ऐसे समझते हैं, देखो इसको हम लोग इसको ऐसे समझते हैं, देखो ध्यान से ऐसे समझते हैं इसको हम लोग, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यूकैरियोटिक लीनियर डीएनए। यूकैरियोटिक सेल में याद रखना जो डीएनए होता है वो कैसा डीएनए होता है, हम लोग बोलेंगे वो कैसा डीएनए होता है, हम लोग बोलेंगे वो होता है डबल स्ट्रैंडेड, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लीनियर डीएनए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए बोलते हैं। ठीक है, ये होता है यूकैरियोटिक सेल का डीएनए को बोलते हैं हम लोग डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए। अब ये जो लीनियर डीएनए है ना, डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए, इसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इसमें मल्टीपल ओरी साइट प्रेजेंट होगा। देखो ये पहला ओरी साइट है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो दूसरा ओरी साइट है, ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे तीसरा ओरी साइट है, और भी ओरी साइट होगा। ठीक है, तो ये जो ओरी साइट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल के केस में एआरएस बोलते हैं, एआरएस। तो ये पहला एआरएस है, ये दूसरा एआरएस है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे तीसरा एआरएस है। और एआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है, एआरएस का फुल फॉर्म होता है क्या चीज, ऑटोनोमसली, क्या चीज होता है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। क्या होता है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस बोलते हैं एआरएस को। ठीक है, याद रखना है, इसका मतलब यूकैरियोटिक सेल्स का जो लीनियर डीएनए होता है उसमें मल्टीपल क्या प्रेजेंट होगा, एआरएस प्रेजेंट होगा, या मल्टीपल क्या प्रेजेंट होगा, ओरी साइट प्रेजेंट होगा। ठीक है, जिसको हम लोग एआरएस बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगर कोई भी हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल का जो लीनियर डीएनए है, अगर उसमें मल्टीपल एआरएस प्रेजेंट होगा, मल्टीपल ओरी साइट प्रेजेंट होगा, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, मल्टी रेप्लिकोनिक। क्या बोलेंगे इस कंडीशन को हम लोग, मल्टी रेप्लिकोनिक। याद रखना है, ठीक है, ये मल्टी रेप्लिकोनिक बता रहा है कि यूकैरियोटिक सेल्स का जो डीएनए है, लीनियर डीएनए, इसमें एक से ज्यादा क्या प्रेजेंट है, ओरी साइट प्रेजेंट है, जिसको हम लोग ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस बोलते हैं, या एआरएस बोलते हैं, एआरएस बोलते हैं, या एआरएस बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो अब क्या हो रहा है, देखो मैं यहाँ पर क्या लिख दिया, मैं यहाँ पर लिख दिया क्या चीज, एआरएस। एआरएस का मतलब क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। तो ये ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस में कितना बेस पेयर होगा, तो हम लोग जानते हैं, याद रखना है, ये कितना बेस पेयर लॉन्ग होगा, तो 150 बेस पेयर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये 150 बेस पेयर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लॉन्ग होगा। कौन, एआरएस। या ये इसका इसमें हम लोग बोलेंगे जो बेस पेयर होता है वो वैरी कर सकता है, 100 से 200 बेस पेयर लॉन्ग हो सकता है। कौन, हम लोग बोलेंगे एआरएस। ठीक है, तो अब देखो अब होता क्या है, अब ये होता है, देखो ध्यान से, कि ये जो एआरएस है, मतलब ये जो ओरी साइट है, उसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा, तो याद रखना है ओरी साइट को रिकॉग्नाइज करेगा कौन, हम लोग बोलेंगे इनिशिएटर प्रोटीन। या एआरएस को कौन रिकॉग्नाइज करेगा, इनिशिएटर प्रोटीन। तो इन केस ऑफ यूकैरियोट्स जो इनिशिएटर प्रोटीन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग खास नाम से जानते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, या ओआरसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एआरएस होता है उसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा, देखो कौन रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, इसको रिकॉग्नाइज करेगा कौन, हम लोग बोलेंगे ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो मैं बस यहाँ पर एक एआरएस को देखो यहाँ पर मैग्नीफाई करके बना रहा हूं, मैं बस एक एआरएस को यहाँ पर मैं मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं। देखो ध्यान से, यहाँ पर समझना बहुत इजी है। ठीक है, मैं बस एक एआरएस को क्या कर रहा हूं, यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं। देखो ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एक एआरएस है, या हम लोग बोल सकते हैं ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस है ये वाला। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एआरएस है। सारा में वैसे ही होगा, सारा एआरएस में वैसे होगा, तो मैं एक एआरएस को यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो एआरएस है इसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा, याद रखना है, इसको रिकॉग्नाइज करेगा हम लोग बोलेंगे कौन, हम लोग बोलेंगे इनिशिएटर प्रोटीन। तो देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इनिशिएटर प्रोटीन है। और ये इनिशिएटर प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जो किसको रिकॉग्नाइज करेगा, एआरएस को रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, अब जैसे ये एआरएस को रिकॉग्नाइज करेगा तो हम लोग बोलेंगे ये फिर किसको ये कराएगा, लोड कराएगा। हम लोग बोलेंगे किसको लोड कराएगा, हेलिकेज लोडर को, हेलिकेज लोडर। और हम लोग बोलेंगे किसको, हम लोग बोलेंगे हेलिकेज को। कहां पर लोड कराएगा, तो हम लोग बोलेंगे एआरएस पे। कौन लोड कराएगा, हम लोग बोलेंगे सिग्नल कौन देगा, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। और हेलिकेज लोडर को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिकेज लोडर को इन केस ऑफ यूकैरियोट्स हम लोग बोलते हैं CDC6। एंड हम लोग बोलेंगे क्या चीज, दो हेलिकेज लोडर होता है, CDC6 एंड CDT1। ठीक है, ये दो हेलिकेज लोडर होता है। और हेलिकेज को हम लोग क्या बोलते हैं, MCM2,7 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है, तो इसको सिग्नल कौन दे रहा है, हम लोग बोलेंगे हेलिकेज लोडर। और हेलिकेज को सिग्नल कौन दे रहा है, हम लोग बोलेंगे ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स सिग्नल दे रहा है। जिसकी वजह से देखो ध्यान से,
जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे कि एआरएस पे कौन लोड हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे कौन लोड हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे हेलिकेज लोडर CDC6 और क्या चीज हम लोग बोलेंगे CDT1, ये हेलिकेज लोडर है। और कौन लोड हो जाएगा, देखो ध्यान से, और कौन लोड हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे MCM2,7 कॉम्प्लेक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग हेलिकेज बोलते हैं। तो ये क्या चीज हो गया, हम लोग बोलेंगे डीएनए हेलिकेज हो गया, और ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे हेलिकेज लोडर हो गया, ठीक है, हेलिकेज लोडर हो गया, ठीक है, CDC6 एंड CDT1, ठीक है। तो अब देखो, अब ये सब सारा का सारा जो प्रोटीन या एंजाइम का जो कॉम्प्लेक्स जो एआरएस पे लगा ना, ये सारा का सारा हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे, ठीक है। और यही हम लोग बोलेंगे, यही प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है किसमें, हम लोग बोलेंगे प्री इनिशिएशन स्टेप में, ठीक है। तो आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, देखो प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स में क्या क्या आया है, हम लोग बोलेंगे एआरएस आया है, क्या आया है, ओआरसी आया है, मतलब इनिशिएटर प्रोटीन आया है, क्या आया, हेलिकेज लोडर्स आया है, क्या आया, हम लोग बोलेंगे हेलिकेज आया है, जिसको MCM2,7 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एआरएस का स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है। आज हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग बोलेंगे ऑरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स या इनिशिएटर प्रोटीन्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कैसे करके इनिशिएटर प्रोटीन हेलिकेज लोडर्स और हेलिकेज को लोड कराता है, कहां पर, हम लोग बोलेंगे एआरएस पे। ये सब सारा का सारा हम लोग देखेंगे आज, और कैसे करके प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहां से लेके यहां तक देखो ध्यान से, यहां से लेके यहां तक इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, प्री रेप्लिकेटिव, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स, या क्या बोलेंगे, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री इनिशिएशन मैकेनिज्म। मतलब प्री इनिशिएशन मैकेनिज्म में बस क्या होगा, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और ये जो प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है वो सेल साइकिल के किस फेज में होगा, तो याद रखना वो सेल साइकिल के फर्स्ट चेक पॉइंट पे होगा, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, G1/S चेक पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। या क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे लेट G1 क्या चीज, चेक पॉइंट भी बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो अगर हम लोग सेल साइकिल को देखेंगे, देखो ध्यान से, ये मान लो कि सेल साइकिल है, ठीक है, ये मान लो सेल साइकिल है। सेल साइकिल क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे सेल साइकिल में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सीक्वेंशियल इवेंट्स होता है, जिसमें सेल अपना क्या करता है, सबसे पहले अपना जो डीएनए है उसको क्या करता है, डबल करता है, डुप्लीकेट करता है। उसके बाद क्या होता है, इवेंचुअली वो सेल डिवाइड कर जाता है दो सेल में, ठीक है। उसको बोलते हैं सेल साइकिल। ये कंप्लीट जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली नोन एज सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में दो फेज होता है, एक फेज यहां से लेके, देखो यहां से लेके हम लोग बोलेंगे एक फेज यहां तक होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेज बोलते हैं, ठीक है। और ये जो इंटरफेज है, ठीक है, इसमें तीन हम लोग बोलेंगे फेज, सब फेज होता है, को बोलते हैं गैप 1 फेज, एस फेज को क्या बोलते हैं, गैप 2 फेज, और बाकी जो बच गए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग डिवीजन फेज या माइटोसिस फेज बोलते हैं, ठीक है। जिसमें क्या आता है, प्रोफेज आता है, क्या आता है, मेटाफेज आता है, क्या आता है, एनाफेज आता है, और क्या आता है, टेलोफेज आता है, ठीक है। तो देखो अब ये जो जीवन फेज है ना, जीवन फेज में देखो ध्यान से, जीवन फेज में ये वाला जीवन फेज है, तो ये वाला का कैसा जीवन होगा, ये अर्ली जीवन फेज होगा, देखो ध्यान से, ये अर्ली जीवन होगा। और यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से, ये लेट जीवन फेज होगा। तो ये जो लेट जीवन फेज है ना, इसी में देखो पहला चेक पॉइंट मिलता है, फर्स्ट चेक पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, G1/S चेक पॉइंट भी बोलेंगे, या क्या बोलेंगे इसको हम लोग, लेट क्या चीज हम लोग बोलेंगे, G1 चेक पॉइंट भी बोलेंगे, ठीक है। याद रखिए पहला चेक पॉइंट है, ठीक है, जिसको हम लोग फर्स्ट चेक पॉइंट या लेट G1 चेक पॉइंट या G1/S चेक पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो S फेज होता है ना, याद रखना इस S फेज में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। S फेज में क्या होगा, डीएनए का सिंथेसिस होगा, S स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब हो गया डीएनए से डीएनए बनना, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होगा, सेल साइकिल के S फेज में होगा, याद रखना है। उसके बाद देखो एक यहाँ पर चेक पॉइंट होता है जिसको हम लोग सेकंड चेक पॉइंट बोलते हैं, लेट G2 चेक पॉइंट बोलते हैं, मैं पढ़ाऊंगा सेल साइकिल जब पढ़ाऊंगा उस टाइम पे। और एक चेक पॉइंट होता है हम लोग बोलेंगे मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन, ये थर्ड चेक पॉइंट होता है, थर्ड चेक पॉइंट जो मेटाफेज और एनाफेज के बीच में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि फर्स्ट चेक पॉइंट पे क्या होगा, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, मतलब यहाँ पर हुआ, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब फर्स्ट चेक पॉइंट में क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे रेप्लिकेशन को कराने के लिए हम लोग बोलेंगे जितना भी प्रोटीन्स या फैक्टर चाहिए था उसको लोड कर दिया, या किस में हम लोग बोलेंगे ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस में। मतलब जब भी प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइसेंसिंग ऑफ क्या चीज, डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं ना। इसका मतलब अब डीएनए रेप्लिकेशन होने के लिए लाइसेंस मिल गया
अब हम लोग बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कहां हुआ, लेट ये फर्स्ट चेक पॉइंट में, ठीक है। मतलब प्री इनिशिएशन स्टेप कहां हुआ, फर्स्ट चेक पॉइंट में। मतलब डीएनए को लाइसेंसिंग, ये डीएनए रेप्लिकेशन का लाइसेंसिंग कहां पर ये हुआ, हम लोग बोलेंगे फर्स्ट चेक पॉइंट पे लाइसेंस मिल गया डीएनए रेप्लिकेशन होने का। और बाकी हम लोग बोलेंगे बाकी जो मैकेनिज्म है, मतलब इनिशिएशन स्टेप वो कहां होगा, एस फेज में होगा, इलोंगेशन ऑफ रेप्लिकेशन एस फेज में होगा, और टर्मिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन किस फेज में होगा, हम लोग बोलेंगे एस फेज में होगा। तो लेट जीवन फेज में बस क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लेट जीवन फेज में क्या होगा, प्री इनिशिएशन मैकेनिज्म होगा या प्री इनिशिएशन स्टेप होगा, ठीक है, वही मैंने लिखा है। तो अब देखो प्री इनिशिएशन स्टेप में क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लाइसेंसिंग ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। लाइसेंसिंग ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन जो कब हुआ, हम लोग बोलेंगे फर्स्ट चेक पॉइंट पे या जीवन ऑब्लिक एस चेक पॉइंट पे, लेट जीवन चेक पॉइंट पे, फर्स्ट चेक पॉइंट या जीवन ऑब्लिक एस चेक पॉइंट, या क्या बोलते हैं इसको, लेट चेक पॉइंट पे हुआ, ठीक है। और इसमें एक्चुअल में क्या हुआ, इसमें हम लोग बोलेंगे रिकॉग्निशन हुआ, हम लोग बोलेंगे किसका, एआरएस का बाय इनिशिएटर प्रोटीन। देख सकते हैं ये एआरएस क्या चीज है, ओरी साइट है, मल्टीपल एआरएस मिलते हैं यूकैरियोटिक डीएनए में, तो इसको रिकॉग्नाइज कौन किया, देखो ध्यान से, ओआरसी रिकॉग्नाइज किया, मतलब इनिशिएटर प्रोटीन, जिसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, नाम से लग रही है वैसा प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है जो ओरिजिन को रिकॉग्नाइज करेगा, मतलब एआरएस को रिकॉग्नाइज करेगा, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ रिकॉग्निशन हुआ, देखो ध्यान से, इसमें हम लोग बोलेंगे प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ, फर्स्ट रिकॉग्निशन हुआ, ठीक है। किसका रिकॉग्निशन, हम लोग बोलेंगे एआरएस का रिकॉग्निशन, किसके थ्रू, हम लोग बोलेंगे ओआरसी या इनिशिएटर प्रोटीन के थ्रू। दूसरा क्या हुआ, लोडिंग हुआ हेलिकेज का, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे हेलिकेज का क्या हुआ, लोडिंग हुआ है, किस पे, हम लोग बोलेंगे एआरएस पे, ठीक है, ये हेलिकेज का लोडिंग हुआ। तो फर्स्ट हम लोग बोलेंगे जो चेक पॉइंट रहता है प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स में, बस हम लोग बोलेंगे इतना स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर हेलिकेज का लोडिंग हुआ है, अभी तक हेलिकेज का एक्टिवेशन नहीं हुआ, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। हेलिकेज का एक्टिवेशन कब होगा, हम लोग बोलेंगे एस फेज में, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इनिशिएशन स्टेप में, ठीक है, ये प्री इनिशिएशन स्टेप है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था क्या चीज, स्ट्रक्चर ऑफ एआरएस, ये हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे क्या चीज, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स या इनिशिएटर प्रोटीन के बारे में देखेंगे, और किसके बारे में देखेंगे, CDC6 एंड CDT1 हेलिकेज लोडर के बारे में, एंड हम लोग हेलिकेज के बारे में देखेंगे आज। और आज हम लोग देखेंगे कैसे करके ये क्या चीज का फॉर्मेशन कर दिया, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर दिया, या प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर दिया, या डीएनए रेप्लिकेशन होने के लिए लाइसेंस मिल गया, वो सारा का सारा आज हम लोग देखेंगे। मतलब आज हम लोग प्री इनिशिएशन स्टेप को कंप्लीट स्टडी करेंगे, ठीक है। और ये सब याद रखना है, क्या चीज ये कहां हो रहा है, हम लोग बोलेंगे फर्स्ट चेक पॉइंट में सारा का सारा क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे जो भी लोडिंग हो रहा है एंजाइम प्रोटीन का एआरएस में, वो सारा का सारा फर्स्ट चेक पॉइंट पे हो रहा है, ठीक है। ताकि जैसे हम लोग बोलेंगे सेल साइकिल जीवन फेज से एस फेज में एंटर करे, तो इमीडिएटली क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सके, मतलब हेलिकेज एक्टिव हो सके, और हेलिकेज क्या कर सके, डीएनए को खोल सके। इसका मतलब वो इंडिकेट कर रहा है क्या क्या स्टार्ट हो गया है, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया। मतलब सेल साइकिल में हम लोग बोलेंगे ये कौन सा फेज के बारे में बात करेगा, सिंथेसिस फेज के बारे में बात करेगा। कब, हम लोग बोलेंगे जब रेप्लिकेशन इनिशिएशन हो जाएगा तब, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग क्या देखेंगे, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स या इनिशिएटर प्रोटीन के का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि जो ओआरसी होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओआरसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। ये ओआरसी ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशिएटर प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इनिशिएटर प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है, यही मैंने लिखा है। और ये इनिशिएटर प्रोटीन क्या चीज को रिकॉग्नाइज करेगा, ये इनिशिएटर प्रोटीन रिकॉग्नाइज करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या चीज को रिकॉग्नाइज करेगा, हम लोग बोलेंगे एआरएस को रिकॉग्नाइज करेगा। मतलब किसको रिकॉग्नाइज करेगा, हम लोग बोलेंगे ओरी साइट या एआरएस को रिकॉग्नाइज करेगा। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था एआरएस का किस पार्ट को रिकॉग्नाइज करेगा, तो हम लोग बोलेंगे ए डोमेन एंड बी1 डोमेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, हम लोग बोल सकते हैं ओआरसी डोमेन बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या यहाँ पर लिखा हूं, देखो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर बस इतना जानो कि ओआरसी का काम क्या चीज है, और ओआरसी मतलब इनिशिएटर प्रोटीन का काम क्या चीज है कि एआरएस को रिकॉग्नाइज करे, ठीक है। तो एआरएस को जब ये रिकॉग्नाइज करे तो ये एआरएस से बाइंड भी कर जाएगा, कौन, ओआरसी। देखो ध्यान से, यहाँ पर ओआरसी या इनिशिएटर प्रोटीन एआरएस से बाइंड कर गया है।
तो अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग बोलेंगे एआरएस के किस पार्ट को रिकॉग्नाइज करता है और किस पार्ट से बाइंड करता है, वो मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। और उसके लिए आप लोग को प्रीवियस लेक्चर आप देखिएगा तो एआरएस का मैं स्ट्रक्चर बताया हूँ, उस स्ट्रक्चर से क्लियर होगा कि हम लोग बोलेंगे ये जो ओआरसी होता है वो एआरएस के किस पार्ट को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो अब देखो मैं इसको मिटा के मैं बता रहा हूँ कि किस पार्ट को रिकॉग्नाइज करता है। और ये जो हम लोग बोलेंगे ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स होता है, याद रखना है कि क्या ये हम लोग बोलेंगे 6 आइडेंटिकल सब यूनिट्स के मिलने से बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोटेट्रामर बोलेंगे। और ये जो सब यूनिट है वो क्या क्या है, हम लोग बोलेंगे ORC1, ORC2, ORC3, ORC4, ORC5 और ORC6, मतलब 1 2 3 4 5 6 हम लोग बोलेंगे आइडेंटिकल सब यूनिट्स के मिलने से क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे एक ORC का फॉर्मेशन होता है या इनिशिएटर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, याद रखना है, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि ये जो ORC होता है वो कैसा हम लोग बोलेंगे होमोहेक्सामेरिक प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है, होमोहेक्सामेरिक प्रोटीन है, क्योंकि इसमें हम लोग बोलेंगे ये सब जो सब यूनिट्स है वो सारा का सारा सब यूनिट्स क्या चीज है, एक दूसरे के आइडेंटिकल है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल, इसलिए होमोटेर्म आया। हेक्सामेरिक का मतलब क्या चीज, 6 हम लोग बोलेंगे आइडेंटिकल सब यूनिट्स के मिलने से क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे एक ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स या ओआरएस का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए ओआरएस ये एक ओआरसी का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए हम लोग एक ओआरसी को क्या बोलते हैं, होमोहेक्सामेरिक प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है, हम लोग बोलेंगे देखो ये जो ORC होता है ना, ठीक है, मतलब ये इनिशिएटर प्रोटीन जो हो रहा है या हम लोग बोलेंगे ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स जो हो रहा है, इसका अगर स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसके पास हम लोग बोलेंगे दो डोमेन होगा। एक को क्या बोलेंगे हम लोग, एक को बोलेंगे रिकॉग्निशन डोमेन, एक को क्या बोलेंगे, रिकॉग्निशन डोमेन। याद रखना ये रिकॉग्निशन डोमेन से किसको रिकॉग्नाइज करेगा, हम लोग बोलेंगे किसको रिकॉग्नाइज करेगा, हम लोग बोलेंगे ARS को रिकॉग्नाइज करेगा, कौन, ORC। तो ORC के पास क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक रिकॉग्निशन डोमेन होता है, उस रिकॉग्निशन डोमेन से ये ORC क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ये जो ARS है उसको क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। याद रखना है ये जो ARS है ना, ये ARS के लिए अलग ORC होगा, मतलब इसके लिए ये ORC होगा, ये ARS के लिए दूसरा ORC होगा, ठीक है। ये ARS के लिए हम लोग बोलेंगे तीसरा ORC होगा, ऐसे करके होता है, ठीक है। और सारा का सारा फंक्शन एक ही साथ होगा, मतलब यहाँ अगर एप्लीकेशन अगर स्टार्ट होगा तो सब सारा का सारा जो ओरी साइट है या ARS उसमें एक साथ क्या होगा, एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ORC का पहला क्या चीज है, ORC में हम लोग बोलेंगे ये जो ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स है, इनिशिएटर प्रोटीन होता है, इसके पास हम लोग बोलेंगे क्या होता है, एक रिकॉग्निशन डोमेन होता है, और इसी रिकॉग्निशन डोमेन से किसको रिकॉग्नाइज करता है, हम लोग बोलेंगे ARS या ओरी साइट को रिकॉग्नाइज करता है, याद रखना है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। दूसरा मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, दूसरा इसके पास कैसा डोमेन होता है, हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग डोमेन होता है। एक बार रिकॉग्नाइज कर लिया ARS को तो फिर हम लोग बोलेंगे ये ORC के पास जो बाइंडिंग डोमेन होता है उस बाइंडिंग डोमेन से किससे बाइंड कर जाता है, ARS से बाइंड कर जाता है। देखो यहाँ पर ARS से क्या कर गया, ORC बाइंड कर गया। इसका मतलब हम लोग ये यहाँ पर समझ रहे हैं कि जो ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स या इनिशिएटर प्रोटीन है वो पहला काम क्या करेगा, ARS में कुछ कंसेंसस सीक्वेंस होता है उसको रिकॉग्नाइज करेगा। दूसरा काम क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करने के बाद ये ARS से बाइंड कर जाएगा कौन, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स या हम लोग बोल सकते हैं इनिशिएटर प्रोटीन, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है। अब देखो मैं डायग्राम से समझाता हूँ कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि ARS के किस पार्ट को रिकॉग्नाइज करेगा, कौन, ORC, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट है, क्या कंसेंसस सीक्वेंस होता है ARS के अंदर वो इंपॉर्टेंट है, उसी को रिकॉग्नाइज कौन करेगा, ORC, मतलब क्या हम लोग बोलेंगे ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और मैं समझा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, मैं यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एक ARS को बनाया हूँ, ठीक है। हम लोग ये जानते हैं, देखो क्या होता है, ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे लीनियर DNA होता है, ठीक है, लीनियर DNA होता है। यूकैरियोटिक सेल्स के केस में कैसा DNA होता है, लीनियर DNA, ऐसा मैं लिख रहा हूँ, डबल स्ट्रैंडेड लीनियर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, DNA फाउंड इन यूकैरियोट्स, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। और इस लीनियर DNA में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे मल्टीपल क्या प्रेजेंट होगा, ARS प्रेजेंट होगा। तो ये मान लो पहला ARS है, ठीक है, ये मान लो दूसरा ARS है, ARS मतलब ओरी साइट, ठीक है, ये मान लो तीसरा ARS है। और भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ARS प्रेजेंट होगा किसमें, हम लोग बोलेंगे लीनियर DNA में, ठीक है। ARS का मतलब ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। तो अगर एक ARS को मैग्नीफाई करके देखेंगे तो एक ARS में हम लोग बोलेंगे 4 डोमेन होता है। एक को हम लोग क्या बोलेंगे, एक को हम लोग बोलेंगे ए डोमेन या क्या बोलेंगे ए एलिमेंट भी बोलते हैं, ए डोमेन या ए एलिमेंट भी बोलते हैं। दूसरा को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, B1 डोमेन
या B1 एलिमेंट, ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे B1 एलिमेंट भी बोल सकते हैं। तीसरा को हम लोग बोलते हैं क्या चीज B2 डोमेन, ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे B2 एलिमेंट भी बोल सकते हैं। चौथा को हम लोग क्या बोलते हैं, चौथा को हम लोग बोलेंगे क्या चीज B3 डोमेन, या क्या बोलेंगे इसको हम लोग B3 एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक एआरएस में हम लोग बोलेंगे 4 डोमेन होता है, तो यहां से आता है क्या चीज है एआरएस है, एक एआरएस, और ये जो एआरएस है ना इसमें जो भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा ना वो नियरली क्या होगा 80 रिच सीक्वेंस होगा। क्यों 80 रिच सीक्वेंस होगा, क्योंकि हम लोग बोलेंगे ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड को मेल्ट करना या हम लोग बोल सकते हैं डिस्ट्रॉय करना, या हम लोग बोल सकते हैं सेपरेट करना ज्यादा इजी होगा। इसको ब्रेक करना या तोड़ना डबल हाइड्रोजन बॉन्ड को ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू क्या चीज हम लोग बोलेंगे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड जो जी और सी के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्योंकि मेल्टिंग जो स्टार्ट होगा, डीएनए का सेपरेशन जो स्टार्ट होगा वो ओरी साइड से ही होगा ना, ओरी साइड मतलब एआरएस से ही होगा ना, और एआरएस में हम लोग बोलेंगे जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसके बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हम लोग बोलेंगे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा। इसका मतलब जो न्यूक्लियोटाइड्स होगा वो कैसा रिच होगा 80 रिच होगा, क्योंकि ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स को डिसॉल्व करना या हम लोग बोल सकते हैं ब्रेक करना बहुत इजी होता है एज कंपेयर टू क्या चीज जी ट्रिपल बॉन्ड सी, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे ये जो एआरएस होता है वो नियरली क्या होता है, हम लोग बोलेंगे 80 रिच होता है। याद रखिएगा कभी भी चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स रहे चाहे वो यूकैरियोटिक सेल्स रहे, जो ओरी साइट होता है वो क्या होगा 80 रिच होता है। क्यों, क्योंकि ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है जिसको ब्रेक करना या डिसॉल्व करना ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू जी ट्रिपल बॉन्ड सी, ठीक है। तो अब देखो यही इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है नियरली 80 रिच। अब देखो क्या चीज है, अब यहाँ पर क्या समझो, देखो ये जो ए डोमेन है ना, ए डोमेन है, ये हम लोग बोलेंगे ये हाईली कंजर्व होता है। इसका मतलब इसमें जो कंसेंसस सीक्वेंस मिलेगा वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हाईली कंजर्व होगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला ए डोमेन क्या होता है हाईली कंजर्व होता है, ठीक है। बी डोमेन जो होता है वो मॉडरेट कंजर्व होता है, ठीक है, मॉडरेट कंजर्व डोमेन बोलते हैं इसको। B2 डोमेन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसको हम लोग बोलते हैं लेस कंजर्व डोमेन भी बोलते हैं, ठीक है। और B3 को हम लोग क्या बोलेंगे वेरी लेस क्या चीज कंजर्व क्या चीज हम लोग बोलेंगे डोमेन बोलेंगे, ठीक है। अब देखो अब क्या चीज समझना है यहाँ पर, अब यहाँ पर याद रखना है कि जो इनिशिएटर प्रोटीन किसको रिकॉग्नाइज करेगा, इनिशिएटर प्रोटीन किसको रिकॉग्नाइज करेगा, हम लोग बोलेंगे एआरएस को रिकॉग्नाइज करेगा ना। तो ये मान लो इनिशिएटर प्रोटीन है, ठीक है, ये क्या है इनिशिएटर प्रोटीन है, और हम लोग जानते हैं ये जो इनिशिएटर प्रोटीन है वो हम लोग बोलेंगे 6 आइडेंटिकल हम लोग बोलेंगे सब यूनिट्स के मिलने से बनता है, ठीक है। तो पहला सब यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं ORC1, दूसरा सब यूनिट को हम लोग बोलते हैं ORC2, तीसरा सब यूनिट को हम लोग बोलते हैं ORC3, चौथा जो सब यूनिट है उसको बोलते हैं ORC4, पांचवा जो सब यूनिट है उसको ORC5, और छठा जो सब यूनिट उसको क्या बोलते हैं ORC6। तो ये क्या होता है हम लोग बोलेंगे ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स या इनिशिएटर प्रोटीन, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन क्या चीज रिकॉग्निशन क्या चीज हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स या इनिशिएटर प्रोटीन बोलेंगे। 6 आइडेंटिकल सबयूनिट्स के मिलने से बनता है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है। मतलब ये कैसा हम लोग बोलेंगे ये होमोहेक्सामेरिक प्रोटीन है, होमोहेक्सामेरिक क्या चीज हम लोग बोलेंगे प्रोटीन है, ठीक है भाई मैंने लिखा है, ठीक है। तो इसको रिकॉग्नाइज करना है, ओआरसी को रिकॉग्नाइज करना है, किसको हम लोग बोलेंगे किसको रिकॉग्नाइज करना है, तो हम लोग बोलेंगे किसको एआरएस को रिकॉग्नाइज करना है। तो एआरएस का कौन सा पार्ट को ये ओआरसी या इनिशिएटर प्रोटीन रिकॉग्नाइज करेगा, तो याद रखना है हम लोग बोलेंगे कि ओआरसी एआरएस का कौन सा पार्ट को रिकॉग्नाइज करता है ए डोमेन, एंड हम लोग बोलेंगे सम पार्ट ऑफ क्या चीज B1 डोमेन, याद रखना है ए डोमेन एंड सम पार्ट ऑफ B1 डोमेन को रिकॉग्नाइज करता है ओआरसी। इसीलिए ए डोमेन एंड B1 डोमेन को हम लोग क्या बोलते हैं ओआरसी क्या चीज हम लोग बोलेंगे रिकॉग्निशन या बाइंडिंग डोमेन भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है मैंने, इन अदर ओआरसी रिकॉग्नाइजेस द ओआरसी डोमेन, ठीक है, एंड बाइंड्स विद इट। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे ओआरसी रिकॉग्निशन डोमेन भी बोलते हैं, ओआरसी रिकॉग्निशन डोमेन भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं ओआरसी रिकॉग्निशन डोमेन, तो हम लोग बोलेंगे ए डोमेन को और किसको ए डोमेन प्लस क्या चीज B1 डोमेन ऑफ ARS, B1 डोमेन ऑफ क्या चीज B1 डोमेन ऑफ ARS को हम लोग क्या बोलेंगे ORC रिकॉग्निशन डोमेन। मतलब ORC जो ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स है वो ARS का ए डोमेन एंड B1 डोमेन को रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है, याद रखना है।
ठीक है। तो अब देखो अब ये कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, किसको, ओआरसी कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, ए डोमेन एंड बी1 डोमेन ऑफ ओआरसी हम लोग बोलेंगे कैसे रिकॉग्नाइज करेगा। तो ये ओआरसी के पास क्या चीज है, देखो ध्यान से, ये ओआरसी के पास क्या होता है, हम लोग बोलेंगे रिकॉग्निशन डोमेन होता है, ठीक है। ये ओआरसी के पास क्या होता है, हम लोग बोलेंगे रिकॉग्निशन डोमेन होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, रिकॉग्निशन डोमेन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन डोमेन। इस रिकॉग्निशन डोमेन से ही क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ये जो ओआरसी होता है, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, वो एआरएस के हम लोग बोलेंगे ए डोमेन एंड बी1 डोमेन, जिसको ओआरसी रिकॉग्निशन डोमेन बोलते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करता है कौन, हम लोग बोलेंगे ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। और जैसे रिकॉग्नाइज करेगा तो ये फिर क्या होगा, इससे बाइंड कर जाएगा, किससे हम लोग बोलेंगे, किससे बाइंड कर जाएगा, ये ए डोमेन और बी1 जो डोमेन है उससे बाइंड कर जाएगा कौन, हम लोग बोलेंगे कौन, ओआरसी। तो देखो ये बाइंड कर गया ओआरसी ऐसे करके, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये ओआरसी है, ठीक है। ये क्या है, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स या इनिशिएटर प्रोटीन है। ये किससे बाइंड कर गया, देखो ध्यान से, किससे बाइंड कर गया, हम लोग बोलेंगे एआरएस के ए डोमेन और बी1 डोमेन से, ठीक है। अब देखिए आप क्या चीज समझिए, अब यहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि ए जो डोमेन होता है वो हाईली कंजर्व होता है, ए डोमेन ध्यान रखना हाईली कंजर्व होता है, ठीक है। ए डोमेन जो होता है सबसे ज्यादा कंजर्व ए डोमेन होता है। तो इसमें अगर न्यूक्लियोटाइड देखें तो इसमें कितना न्यूक्लियोटाइड है, देखो सॉरी इसमें कितना बेस पेयर है, तो हम लोग बेस पेयर ले रहे हैं, ये पहला बेस पेयर, ये दूसरा, ये तीसरा बेस पेयर, ये चौथा बेस पेयर, ये पांचवा, ये छठा बेस पेयर, ये सातवां, ये आठवां बेस पेयर, ये नौवां बेस पेयर, ये 10वां बेस पेयर, ये 11वां, ये 12वां, ये 13वां और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे 14वां। मतलब टोटल इसमें कितना बेस पेयर होगा, हम लोग बोलेंगे 14 बेस पेयर होता है। किसमें हम लोग बोलेंगे, किसमें, ए डोमेन जो होता है उसमें कितना बेस पेयर होगा, हम लोग बोलेंगे 14 बेस पेयर इसमें होगा। इसका लेंथ कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 14 बेस पेयर, ठीक है। तो 14 बेस पेयर में से जो 11 बेस पेयर होता है, जैसे कि मान लो 1 2, ये पहला मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहां से लेके यहां तक हम लोग बोलेंगे जो 11 जो बेस पेयर होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाईली कंजर्व होता है। इसको हम लोग बोलेंगे ACS बोलते हैं, ACS ऑफ ए डोमेन। ACS का मतलब क्या चीज, ACS का मतलब क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ARS कंसेंसस सीक्वेंस। क्या चीज, ARS कंसेंसस, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सीक्वेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। और यही ACS को ज्यादा रिकॉग्नाइज करता है कौन, हम लोग बोलेंगे ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। तब जाके हम लोग बोलेंगे ये किससे बाइंड करता है, हम लोग बोलेंगे ARS से बाइंड कर जाता है, ठीक है, याद रखना है। तो ये चीज को दिमाग में रखिए कि अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि ORC किसको रिकॉग्नाइज कर, तो याद रखना है किसको रिकॉग्नाइज किया, ARS को रिकॉग्नाइज किया। तो ARS में कौन सा पार्ट को रिकॉग्नाइज किया, ए डोमेन एंड सम पार्ट ऑफ बी डोमेन, मतलब ए डोमेन एंड बी डोमेन, ए डोमेन एंड बी1 डोमेन को रिकॉग्नाइज किया कौन, ORC, ठीक है। तो अब ये ज्यादा किसको रिकॉग्नाइज करेगा, ORC। तो ORC ज्यादा किसको रिकॉग्नाइज करेगा, हम लोग बोलेंगे ए डोमेन को रिकॉग्नाइज करेगा। क्यों, क्योंकि ए डोमेन में क्या चीज हम लोग बोलेंगे ACS मतलब ARS कंसेंसस सीक्वेंस है, उसको ज्यादा रिकॉग्नाइज करता है कौन, हम लोग बोलेंगे ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। और याद रखना है ए डोमेन एंड बी1 डोमेन को मिलाकर कलेक्टिवली नोन एज ORC रिकॉग्निशन डोमेन। मतलब ORC जो होता है इनिशिएटर प्रोटीन, ये एक्चुअल में किसको रिकॉग्नाइज करता है, ए डोमेन एंड बी1 डोमेन को, तो बी1 डोमेन को ही तो रिकॉग्नाइज करता है। और ए डोमेन एंड बी1 डोमेन में से मतलब किसको ज्यादा रिकॉग्नाइज करेगा, हम लोग बोलेंगे ए डोमेन को। क्यों, क्योंकि ए डोमेन में हम लोग बोलेंगे 11 क्या चीज है, कंसेंसस सीक्वेंस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ACS या ARS कंसेंसस सीक्वेंस, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पर बताया था इससे पहले। अब देखो अब एक चीज मैं बताता हूँ, याद रखना है, अगर म्यूटेशन हो जाए ARS में, ठीक है, ARS में अगर मान लो ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड पे मान लो म्यूटेशन हो जाए, तो अगर ARS में ए डोमेन में अगर म्यूटेशन हो जाए तो याद रखना कंप्लीट ARS का फंक्शन क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे लॉस हो जाएगा। कोई भी प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, रेप्लिकेशन नहीं होगा। अगर ए डोमेन का क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, ठीक है। तो ए डोमेन का अगर म्यूटेशन हो जाए, ARS में ए डोमेन का म्यूटेशन हो जाए, तो ARS का कंप्लीट फंक्शन का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि ए डोमेन क्या चीज हाईली कंजर्व है, ठीक है। अगर मान लो ए डोमेन में म्यूटेशन नहीं हुआ, B1 B2 एंड B3 डोमेन में म्यूटेशन हो गया, तो याद रखना है कि हम लोग बोलेंगे ARS का जो फंक्शन है ना वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन ARS का नहीं होगा, ठीक है। इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है और यही मैंने यहाँ पर बताया, ठीक है। तो अभी भी देखो प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, यहां तक में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यहां तक में क्या हुआ, देखो ध्यान से, ये जो ARS है, ठीक है, ARS मतलब ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस,
जो कि 150 बेस पेयर लॉन्ग होता है, या हो सकता है ये 100 से 200 बेस पेयर लॉन्ग हो सकता है, इसको रिकॉग्नाइज किया कौन, हम लोग बोलेंगे इनिशिएटर प्रोटीन, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे ORC, मतलब ऑरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। इसको रिकॉग्नाइज किया और इससे जाके बाइंड करेगा, देखो बाइंड कर गया, ठीक है। किस किस डोमेन से बाइंड किया, तो A डोमेन एंड B1 डोमेन, यही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अभी तक रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, अब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे अब क्या होगा, हेलिकेज लोडर, हेलिकेज लोडर, हेलिकेज लोडर्स, और हम लोग बोलेंगे क्या आएगा, हेलिकेज एंजाइम आएगा, ठीक है। हेलिकेज लोडर को हम लोग बोलते हैं CDC6 एंड CDT1, ये हेलिकेज लोडर है, और हेलिकेज को बोलते हैं MCM2,7 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों जो प्रोटीन एंजाइम है, इसका रिक्रूटमेंट होगा कहां पर, हम लोग बोलेंगे कहां, यही ARS में रिक्रूटमेंट होगा, ठीक है। तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ है, तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ है, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब DNA रेप्लिकेशन होने का लाइसेंस मिला है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे कि हेलिकेज लोडर और हेलिकेज का रिक्रूटमेंट ARS में कैसे करके होगा, कौन हेलिकेज लोडर को सिग्नल देगा और कौन हेलिकेज को सिग्नल देगा, ये सब सारा का सारा अभी हम लोग देखेंगे। और एक चीज याद रखना, देखो ये जितना भी चीज हो रहा है, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये याद रखना सेल साइकिल के फर्स्ट चेक पॉइंट पे हो रहा है, इसको याद रखना है, फर्स्ट चेक पॉइंट पे हो रहा है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री इनिशिएशन मैकेनिज्म बोलते हैं, जिसमें क्या होगा, ORC रिकॉग्नाइज करेगा पहला किसको, ARS को, दूसरा हम लोग बोलेंगे हेलिकेज का क्या होगा, लोडिंग होगा किसमें, ARS में, ठीक है। यही हम लोग बोलेंगे क्या चीज होता है, प्री इनिशिएशन मैकेनिज्म होता है। और एक चीज देखिए यहाँ पर मैं ये भी बता देता हूँ, ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दे देता हूँ क्या चीज है, ये जो हेलिकेज लोडर्स है ना, हेलिकेज लोडर में क्या क्या हम लोग बोलेंगे CDC6 एंड CDT1, ठीक है। याद रखना है ये जो हेलिकेज लोडर है CDC6 एंड CDT1, ठीक है, ये बाइंड करता है हम लोग बोलेंगे किससे, B1 डोमेन से, याद रखना है, ठीक है। तो ये मान लो CDC6 है, ये क्या चीज है, CDT1 है, ये B1 डोमेन से बाइंड करेगा हेलिकेज लोडर, याद रखना है। B2 डोमेन जो होता है, B2 डोमेन को हम लोग क्या बोलते हैं, अनवाइंडिंग डोमेन भी बोलते हैं, अनवाइंडिंग डोमेन भी बोलते हैं, या मेल्टिंग डोमेन भी बोलते हैं, क्योंकि यहीं से क्या होगा, मेल्टिंग स्टार्ट होगा। इसका मतलब यहाँ पर कौन बाइंड करेगा, B2 डोमेन से कौन बाइंड करेगा, हेलिकेज ही तो बाइंड करेगा ना, तो यहाँ पर कौन बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे हेलिकेज बाइंड करेगा, जिसको MCM2,7 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्योंकि हेलिकेज मेल्टिंग कराता है। मेल्टिंग कहां से होता है, B2 डोमेन से, इसलिए B2 डोमेन ऑफ ARS में कौन बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे हेलिकेज बाइंड करेगा, जिसको इन केस ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन MCM मतलब मिनी क्रोमोसोमल मेंटेनेंस 2,7 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। अब देखो यहाँ पर जो B3 डोमेन से कौन बाइंड करेगा, तो B3 डोमेन से प्रोटीन बाइंड करेगा, जिसको बोलते हैं ABF1, ठीक है। ABF1 का मतलब हो गया, हम लोग बोलेंगे ARS बाइंडिंग फैक्टर 1, क्या बोलेंगे, ARS बाइंडिंग फैक्टर 1, ठीक है। और ये ARS बाइंडिंग फैक्टर 1 क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये जो हेलिकेज है MCM2,7, इसके एक्टिविटी को क्या करेगा, इनहैंस करेगा, इसके एक्टिविटी को क्या करेगा, इनहैंस करेगा, तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे अनवाइंडिंग होगा, या DNA का सेपरेशन होगा, या ओपन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। ये हम लोग बोलेंगे कब होगा, हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन स्टेप में, जब हेलिकेज एक्टिव हो जाएगा तब। अभी केवल हेलिकेज लोड हुआ है, ठीक है, लोडिंग हुआ है, अभी तक हेलिकेज का एक्टिवेशन नहीं हुआ है। तो प्री इनिशिएशन मैकेनिज्म में हम लोग हेलिकेज का लोडिंग तक स्टडी करते हैं, जो कि फर्स्ट चेक पॉइंट पे हो रहा है। जैसे हम लोग बोलेंगे सेल जो है वो हम लोग बोलेंगे सेल साइकिल के एस फेज में एंटर करेगा, तो क्या होने लगेगा, हम लोग बोलेंगे हेलिकेज जो लोड हुआ था उसका एक्टिवेशन होने लगेगा। उस टाइम पे ये सब जो फैक्टर है और ये जो CDC6 एंड CDT1 है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या बताया, ये मैंने बताया क्या चीज, हम लोग बोलेंगे प्री इनिशिएशन मैकेनिज्म में हम लोग बोलेंगे क्या चीज का कॉन्सेप्ट, ऑरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स या इनिशिएटर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का ये क्या बोलते हैं जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने बताया। अभी मैं क्या बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा कि कैसे करके हम लोग बोलेंगे रिक्रूटमेंट होता है हेलिकेज लोडर एंड हेलिकेज का, कहां पर हम लोग बोलेंगे ARS पे, ये मैं अभी बताऊंगा। उसके बाद उसके बाद क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, हम लोग बोलेंगे क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, प्री रेप्लिकेटिव हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। ये सब सारा का सारा अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि जो हेलिकेज लोडर्स होता है और जो हेलिकेज होता है उसका रिक्रूटमेंट कैसे करके होता है, हम लोग बोलेंगे ARS पे।
वही मैंने हेडिंग यहाँ पर लिखा है क्या चीज, हाउ द लोडिंग ऑफ हेलिकेज लोडर्स, जिसको हम लोग CDC6 एंड CDT1 बोलते हैं, एंड हेलिकेज जिसको हम लोग MCM2,7 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, उसका लोडिंग कैसे होगा ARS पे, ये अभी हम लोग देखेंगे। या इन अदर वर्ड्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ हेलिकेज लोडर्स दैट इज CDC6 एंड CDT1, जिसको हेलिकेज लोडर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइसेंसिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, एंड हेलिकेज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, MCM2,7 कॉम्प्लेक्स का कैसे रिक्रूटमेंट होता है, कहां पर, ARS पे, वही अभी हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो इसको मैं इस डायग्राम से ही समझा देता हूं, जो भी लिखा हो उसको ऐसे करके समझा दे, और डायग्राम से बहुत इजी है। देखो क्या चीज है, बहुत आसान है। देखो ये क्या चीज है, ये हम लोग जानते हैं। देखो ये क्या चीज है, हम लोग ये जान रहे हैं, ये क्या चीज है, ये मान लो कि ARS है। ठीक है, ये मैं एक ARS को दिखा रहा हूँ ऐसे करके, ये क्या चीज है, ARS है। ठीक है, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ARS का क्या डोमेन है, हम लोग बोलेंगे ये वाला A डोमेन है ARS का। ठीक है, या A एलिमेंट है। ठीक है, ये वाला हम लोग बोलेंगे B1 डोमेन है या B1 एलिमेंट है। ये वाला मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, B2 डोमेन है या B2 एलिमेंट है। और ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये वाला क्या चीज है, B3 डोमेन, या क्या बोलेंगे इसको हम लोग, B3 एलिमेंट है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये एक ARS है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं। हम लोग को क्या करना है, हम लोग बोलेंगे प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करना है, जो कि प्री इनिशिएशन मैकेनिज्म में है। तो अब देखो यहाँ पर ये जो ARS है वो हम लोग जानते हैं, वो नियरली क्या होता है, हम लोग बोलेंगे नियरली, हम लोग बोलेंगे 80 रिच होता है। ये क्यों होता है, मैंने अभी बताया था। ठीक है, अब देखो हम लोग ये जानते हैं कि जो ORC होता है ना, ऑरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स या इनिशिएटर प्रोटीन बोलते हैं इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ ORC। ये इनिशिएटर प्रोटीन है, ऑरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे रिकॉग्नाइजेस, क्या चीज, रिकॉग्नाइजेस द A domain, recognizes the A domain and B1 domain of ARS and B1 domain of ARS। ठीक है, ये क्या है, हम लोग बोलेंगे ORC। सबसे पहले क्या किया, हम लोग बोलेंगे जो इनिशिएटर प्रोटीन या ऑरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स है, वो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे क्या किया, हम लोग बोलेंगे रिकॉग्नाइज किया किसको, ARS को। ठीक है, रिकॉग्नाइज किया ARS में कौन सा डोमेन, A डोमेन एंड B1 डोमेन। और इससे जाके देखो बाइंड कर गया कौन, हम लोग बोलेंगे कौन बाइंड कर गया, देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ऑरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। ये बाइंड कर गया किससे, हम लोग बोलेंगे A डोमेन एंड B1 डोमेन से। ठीक है, अब देखो जैसे ही देखो, अब जैसे ही ORC हम लोग बोलेंगे ARS के A डोमेन एंड B1 डोमेन से बाइंड कर जाएगा, वैसे ही हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये जो ORC है, मतलब इनिशिएटर प्रोटीन है, वो क्या क्या देगा, सिग्नल देगा किसको, हम लोग बोलेंगे हेलिकेज लोडर्स को, कि हेलिकेज लोडर तुम हेलिकेज को लोड कर दो कहां पर, ARS पे। वही मैंने यहां पर लिखा है, क्या लिखा है, बाइंडिंग ऑफ ORC ऑरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स और इनिशिएटर प्रोटीन एट ARS मतलब A डोमेन एंड B1 डोमेन is the signal for the recruitment of क्या चीज, हेलिकेज लोडर्स। एंड हम लोग हेलिकेज लोडर्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CDC6 एंड CDT1 या लाइसेंसिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, एट B1 डोमेन ऑफ ARS। मतलब जैसे ही ORC बाइंड किया, हम लोग बोलेंगे किससे, हम लोग बोलेंगे ARS के A डोमेन एंड B1 डोमेन से, वो सिग्नल देगा किसको, हम लोग बोलेंगे वो सिग्नल होता है किसके लोडिंग के लिए, हम या किसके रिक्रूटमेंट के लिए, हम लोग बोलेंगे किसके रिक्रूटमेंट के लिए, हेलिकेज लोडर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हेलिकेज लोडर। यहाँ पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ क्या चीज, बाइंडिंग ऑफ हेलिकेज लोडर्स, बाइंडिंग ऑफ हेलिकेज लोडर्स मतलब क्या चीज, हम लोग बोलेंगे CDC6 एंड हम लोग क्या बोलेंगे CDT1, कहां पर हम लोग बोलेंगे एट B1 डोमेन ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ARS। ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे ये फर्स्ट हुआ, ये हम लोग बोलेंगे दूसरा, यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे स्टेप हुआ या इवेंट हुआ। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, बाइंडिंग होगा किसका, हेलिकेज लोडर का। तो मैं एक हेलिकेज लोडर को ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, B1 डोमेन से बाइंड करता है हेलिकेज लोडर। ठीक है, तो ये एक हेलिकेज लोडर, देखो ध्यान से, ये पहला हेलिकेज लोडर है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, CDC6। ठीक है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये दूसरा हेलिकेज लोडर है जिसको क्या बोल रहे हैं, CDT1। ठीक है, CDT1। ठीक है,
याद रखना है यहाँ पर क्या चीज खास बात है, देखो ध्यान से याद रखना है, ये जो CDC6 है ना, ये देखो ये CDC6 जो हेलिकेज लोडर है उसके पास कैसा एक्टिविटी होता है, हम लोग बोलेंगे एटीपीज एक्टिविटी होता है। इसका मतलब CDC6 एंजाइम का भी काम करता है, ठीक है। और हम लोग CDT1 जो है, ये CDT1 के पास क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एटीपी बाइंडिंग साइट होता है। मतलब ये CDT1 से कौन बाइंड करता है, हम लोग बोलेंगे एटीपी बाइंड करता है। तो देखो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे एटीपी बाइंडिंग साइट है। देखो यहाँ पर, ठीक है, ये वाला क्या चीज है, एटीपी बाइंडिंग साइट है। किसका, हम लोग बोलेंगे CDT1 का, ठीक है, एटीपी बाइंडिंग साइट जिससे एटीपी जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे CDC6, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इसके पास एटीपीज एक्टिविटी होता है। याद रखना है CDC6 एंड CDT1 को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिकेज लोडर्स बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइसेंसिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो द CDC6 हैज एटीपीज एक्टिविटी। CDC6 जो हेलिकेज लोडर है तो उसके पास क्या चीज हम लोग बोलेंगे, हेलिकेज क्या बोलते हैं एक्टिविटी है। और CDT1 के पास क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एटीपी बाइंडिंग साइट है या एटीपी बाइंडिंग डोमेन है, ठीक है। वही मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से, ये अब देखो अब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे अब क्या होगा, देखो ध्यान से, अब हम लोग बोलेंगे कि जैसे हम लोग बोलेंगे हेलिकेज लोडर, ठीक है, हेलिकेज लोडर ORC किसके साथ बाइंड कर गया, हम लोग बोलेंगे ARS के A एंड B1 डोमेन के साथ बाइंड कर गया, तो वो सिग्नल होता है किसके रिक्रूटमेंट के लिए, हम लोग बोलेंगे हेलिकेज के रिक्रूटमेंट के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं MCM2,7 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो आफ्टर द बाइंडिंग ऑफ CDC6 एंड CDT1 जिसको हेलिकेज लोडर बोलते हैं with B1 domain of ARS along with ORC it gives this signal to helicase जिसको हम लोग MCM2,7 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं to bind with B2 डोमेन ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, B2 डोमेन ऑफ क्या चीज, ARS, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये जो हेलिकेज है, ठीक है, हेलिकेज जिसको DNA हेलिकेज भी बोलते हैं, ठीक है, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मिनी क्रोमोसोमल मेंटेनेंस 2,7 क्या चीज हम लोग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हेलिकेज है उसका क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग होगा, रिक्रूटमेंट होगा कहाँ, ARS के कौन सा डोमेन में, B2 डोमेन में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो हेलिकेज है ना, ये 2,7 का मतलब यहाँ पर हो गया 2,7 में बोल सकते हैं, 2-7 में बोल सकते हैं। इसका मतलब देखो ध्यान से, इसमें टोटल 6 सब यूनिट्स है। देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये पहला सब यूनिट, ये दूसरा सब यूनिट, ये तीसरा सब यूनिट, ये चौथा सब यूनिट, ये पांचवा सब यूनिट और ये छठा सब यूनिट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मिनी क्रोमोसोमल मेंटेनेंस 2 डैश या 2 कोमा भी लिख सकते हैं, 2 डैश भी लिख सकते हैं, 2,7 कॉम्प्लेक्स, यही है, ठीक है। इसमें जो पहला सब यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं, इसका नेमिंग है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं MCM2, MCM3, MCM4, MCM5, MCM6, MCM7। तो कितना सब यूनिट हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो 6 सब यूनिट्स मिलके क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे DNA हेलिकेज को बनाता है। तो यहाँ पर देखो ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, पहला सब यूनिट, ये कौन है, दूसरा सब यूनिट, ये तीसरा सब यूनिट, ये चौथा सब यूनिट, ये पांचवा सब यूनिट और ये छठा सब यूनिट, यही को हम लोग क्या बोलेंगे 2 3 4 5 6 7। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मिनी क्रोमोसोमल मेंटेनेंस 2,7 क्या हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या DNA हेलिकेज बोलते हैं, ठीक है। इसका रिक्रूटमेंट हुआ किस डोमेन पे, याद कीजिए B2 डोमेन को कोई हम लोग क्या बोलते हैं, अनवाइंडिंग डोमेन बोलते हैं, ठीक है। या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जहां पर वो वैसा डोमेन है जहां पर से कौन बाइंड करता है, हम लोग बोलेंगे हेलिकेज बाइंड करता है, जिसको हम लोग MCM2,7 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, केस ऑफ यूकैरियोट्स। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो अब देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये क्या क्या चीज का कॉम्प्लेक्स है, देखो ध्यान से, यहाँ पर ARS से कौन कौन बाइंड किया, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये ARS है, मतलब ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस है। इसको कौन सबसे पहले, इसको कौन रिकॉग्नाइज किया, हम लोग बोलेंगे ऑरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स या इनिशिएटर प्रोटीन रिकॉग्नाइज करके ARS से बाइंड हो गया, ठीक है। जैसे ये ARS से बाइंड हुआ ORC, तो वो हम लोग बोलेंगे सिग्नल है किसके रिक्रूटमेंट के लिए, हम लोग बोलेंगे हेलिकेज लोडर्स के रिक्रूटमेंट के लिए। कहां पर हम लोग बोलेंगे, B1 डोमेन। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रिक्रूटमेंट होगा हेलिकेज लोडर का
जिसको CDC6 और CDT1 बोलते हैं, ठीक है। इसका रिक्रूटमेंट हुआ कहाँ, हम लोग बोलेंगे ARS के B1 डोमेन से बाइंड किया हेलिकेज लोडर्स, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे ये हेलिकेज लोडर जैसे ही B1 डोमेन से बाइंड किया तो हम लोग बोलेंगे देखो क्या चीज है, ये ORC, ठीक है, ये ORC हेलिकेज लोडर ये सिग्नल देता है किसको, हम लोग बोलेंगे हेलिकेज को, कि हेलिकेज तुम आकर किससे बाइंड कर जाओ, हम लोग बोलेंगे B2 डोमेन से बाइंड कर जाओ, ठीक है। तब जाकर हम लोग बोलेंगे कौन बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे हेलिकेज बाइंड करेगा। और ये हेलिकेज को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनी क्रोमोसोमल मेंटेनेंस 2 डैश भी लिख सकते हैं, कोमा 7 क्या चीज हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये कहां पर आके बाइंड करके हम लोग बोलेंगे B2 डोमेन पे बाइंड किया, ठीक है। अब देखो, अब जब ये जो सारा का सारा कॉम्प्लेक्स कहां पर प्रेजेंट है, ARS पे प्रेजेंट है ना, तो ये सारा का सारा कॉम्प्लेक्स को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, ये सारा का सारा कॉम्प्लेक्स को मिला के हम लोग बोलेंगे प्री रेप्लिकेटिव क्या चीज हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। मतलब ये सारा का सारा मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स या प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स या क्या बोलते हैं प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं लाइसेंसिंग ऑफ क्या चीज, लाइसेंसिंग ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं लाइसेंसिंग ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। तो यहां तक जो हुआ है, यहां तक जो हुआ है, ठीक है, यहां तक जो हुआ है, देखो ध्यान से इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं, ORC यहां बाइंड किया, ये यहां बाइंड किया और ये यहां बाइंड किया, यहां तक जो हुआ है, ठीक है। यहां तक ये हम लोग बोलेंगे सेल साइकिल के किस फेज में हुआ, याद रखना है, ये याद रखना है सेल साइकिल के किस फेज में हम लोग बोलेंगे फर्स्ट चेक पॉइंट पे हुआ, याद रखना है, ठीक है। ये फर्स्ट चेक पॉइंट पे हुआ है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं लेट जीवन चेक पॉइंट पे बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं लेट जीवन क्या चीज चेक पॉइंट पे बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं जीवन /S चेक पॉइंट पे बोलते हैं, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोलेंगे प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है, हम लोग बोलेंगे जीवन फेज में, स्पेशली हम लोग बोलेंगे लेट जीवन फेज में फर्स्ट चेक पॉइंट पे क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, मतलब ARS से ये प्रोटीन्स और एंजाइम क्या किया है, हम लोग बोलेंगे बाइंड किया हुआ है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सारा का सारा जो मैकेनिज्म है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज बोलते हैं, इसको हम लोग प्री इनिशिएशन क्या बोलते हैं, इसको हम लोग प्री इनिशिएशन मैकेनिज्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग प्री इनिशिएशन मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा सेल साइकिल को बना के समझा रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर देखो फर्स्ट चेक पॉइंट या हम लोग बोलेंगे लेट जीवन चेक पॉइंट क्या होता है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, देखो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, सेल साइकिल को बना के मैं समझा रहा हूँ। देखो हमेशा याद रखना, जब भी कभी हम लोग बोलेंगे प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा तो उसमें देखो क्या क्या हुआ है, सबसे पहला क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे क्या हुआ, रिकॉग्निशन हुआ है, किसका रिकॉग्निशन हुआ है, देखो ध्यान से ARS का रिकॉग्निशन हुआ है, कौन रिकॉग्नाइज किया, हम लोग बोलेंगे ORC रिकॉग्नाइज किया है, किसको हम लोग बोलेंगे ARS या ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस को। दूसरा क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे लोडिंग हुआ है, किसका हम लोग बोलेंगे हेलिकेज का, देख लो यहाँ पर हेलिकेज का लोडिंग हुआ है B2 डोमेन में। तो ये सब सारा का सारा इवेंट होता है, याद रखना प्री इनिशिएशन मैकेनिज्म में, तब जाके प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं इसको कैसे करके समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से, अगर हम लोग सेल साइकिल को देखेंगे, ठीक है, अगर हम लोग सेल साइकिल को देखेंगे, ठीक है, तो सेल साइकिल में क्या होता है, याद रखना सेल साइकिल एक सीक्वेंशियल इवेंट्स होता है, क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सेल साइकिल एक सीक्वेंशियल इवेंट है, जिसमें क्या होगा, सेल सबसे पहला अपना क्रोमोसोम को क्या करेगा, डुप्लीकेट करके डीएनए को क्या करेगा, या हम लोग बोलेंगे सेल अपना डीएनए को क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे डुप्लीकेट करेगा, मतलब डबल करेगा, ठीक है। उसके बाद वो इवेंचुअली हम लोग बोलेंगे अपना साइज को बड़ा करेगा, ठीक है, अपना साइज को बड़ा करेगा मतलब ग्रोथ करेगा, और क्या होगा, हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे 2 सेल में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो सीक्वेंशियल इवेंट होता है जिसकी वजह से सेल अपना क्या करता है, क्रोमोसोम को डबल करता है, अपना साइज को बड़ा करता है और अल्टीमेटली डिवाइड कर जाता है, ये सीक्वेंशियल इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर सेल साइकिल को देखेंगे तो सेल साइकिल में हम लोग बोलेंगे 2 फेज होता है, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये सेल्स, ये मान लो एक सेल है, ठीक है, ठीक है। सेल साइकिल में हम बोलेंगे 2 फेज होता है,
एक फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेज बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा जो फेज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीजन फेज, ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइटोटिक फेज बोलेंगे, ठीक है। तो देखो अब ये जो इंटरफेज है ना, इसमें भी हम लोग बोलेंगे तीन सब फेज होता है। एक को क्या बोलते हैं हम लोग बोलेंगे गैप वन फेज, एक को क्या बोलते हैं एस मतलब सिंथेसिस फेज, एक को क्या बोलते हैं गैप टू फेज। और ये जो डिवीजन या माइटोटिक फेज होता है इसमें भी हम लोग बोलेंगे प्रोफेज, क्या चीज, मेटाफेज, क्या चीज, एनाफेज, क्या चीज, टेलोफेज, ये होता है, ठीक है। अब देखो कहां पर क्या हो रहा है, देखो हम लोग ये जानते हैं कि एस मतलब सिंथेसिस फेज, डीएनए का जितना भी रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन या डीएनए का डुप्लीकेशन जो हो रहा है, ठीक है, किसमें, सेल साइकिल में, वो कौन सा फेज में हो रहा है, एस फेज में हो रहा है, याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअल में, ये जो जीवन फेज है ना, जीवन फेज में देखो ये वाला जीवन फेज को हम लोग क्या बोलेंगे, अर्ली जीवन फेज बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, अर्ली जीवन फेज बोलेंगे, ठीक है। और ये वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेट जीवन फेज बोलेंगे, यही बोलेंगे लेट जीवन, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फेज। तो लेट जीवन फेज में देखो ये वाला लेट जीवन फेज में क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, फर्स्ट चेक पॉइंट मिल जाए, देखो ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फर्स्ट चेक पॉइंट है, याद रखना है, फर्स्ट चेक पॉइंट है, ठीक है। और ये फर्स्ट चेक पॉइंट कहां है, हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, लेट जीवन चेक पॉइंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लेट जीवन, क्या चीज बोलेंगे, चेक पॉइंट बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लेट जीवन फेज में मिल रहा है, ठीक है। या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो ध्यान से, या इसको हम लोग जीवन ऑब्लिक एस, क्या चीज हम लोग चेक पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। जीवन ऑब्लिक एस चेक पॉइंट क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि हम लोग बोलेंगे यहां पर से क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सेल साइकिल का प्रोग्रेशन होता है, कहां, जीवन फेज से एस फेज में सेल साइकिल का प्रोग्रेशन होता है, ठीक है। इसीलिए ये जो चेक पॉइंट होता है उसको जीवन ऑब्लिक एस चेक पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला चेक पॉइंट है। अब देखो ध्यान से, पहला चेक पॉइंट यहाँ होता है, दूसरा चेक पॉइंट हम लोग बोलेंगे लेट G2 फेज में होता है, यहाँ पर ये दूसरा चेक पॉइंट है, ठीक है। इसको मैं सेकंड चेक पॉइंट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसका क्या फंक्शन है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये सेल साइकिल पढ़ाऊंगा तब। और तीसरा जो चेक पॉइंट होता है वो मेटाफेज एनाफेज के बीच में होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड चेक पॉइंट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड चेक पॉइंट बोलेंगे, इसको मेटाफेज एनाफेज ट्रांजिशन चेक पॉइंट भी बोलते हैं। तो अब देखो ये जो फर्स्ट चेक पॉइंट हुआ ना, यहीं पर क्या हुआ हम लोग बोलेंगे, यहीं पर क्या हुआ हम लोग बोलेंगे, क्या चीज हुआ आप लोग बोलेंगे, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ मतलब क्या हुआ हम लोग बोलेंगे, लाइसेंसिंग हुआ, क्या हुआ, लाइसेंसिंग हुआ, लाइसेंसिंग ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, ठीक है। लाइसेंसिंग ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हुआ मतलब एक बार प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बन गया तो इसका मतलब याद रखना अब डीएनए का रेप्लिकेशन होना ही होना है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, प्री इनिशिएशन मैकेनिज्म। याद रखना इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्री इनिशिएशन मैकेनिज्म। तो ये जो प्री इनिशिएशन मैकेनिज्म है, जो प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, हम लोग बोलेंगे फर्स्ट चेक पॉइंट जो हो रहा है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ हम लोग बोलेंगे प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ मतलब यहाँ पर क्या हुआ हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या हुआ हम लोग बोलेंगे रिकॉग्निशन हुआ, ठीक है, रिकॉग्निशन हुआ, रिकॉग्निशन ऑफ क्या हुआ हम लोग बोलेंगे ARS बाई क्या चीज हम लोग बोलेंगे ORC, ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ ARS बाई ORC। दूसरा क्या हुआ हम लोग बोलेंगे लोडिंग हुआ, किसका हम लोग बोलेंगे लोडिंग हुआ, किसका, लोडिंग ऑफ क्या चीज, हेलिकेज लोडर का भी और किसका, हेलिकेज का भी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, लोडिंग ऑफ हेलिकेज हुआ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं MCM 2,7 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये सब सारा का सारा इवेंट कब हुआ हम लोग बोलेंगे लेट जीवन चेक पॉइंट या फर्स्ट चेक पॉइंट में हुआ मतलब प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ, ठीक है, फर्स्ट चेक पॉइंट पे। मतलब डीएनए का क्या हुआ, लाइसेंसिंग हुआ मतलब अब हम लोग बोलेंगे जैसे ये बन जाता है वैसे हम लोग बोलेंगे, देखो जैसे हम लोग बोलेंगे लाइसेंसिंग ऑफ डीएनए एप्लीकेशन होना, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होना, तब हम लोग बोलेंगे कुछ एंजाइम ऐसा होता है जो एंजाइम क्या कराता है, ये प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करा रहा है और क्या कराता है, ये सेल साइकिल को प्रोग्रेस कराएगा। कहां से, कहां हम लोग बोलेंगे लेट या जीवन फेज से, कहां हम लोग बोलेंगे एस फेज में प्रोग्रेशन कराएगा सेल साइकिल का, ठीक है। तब जाकर हम लोग बोलेंगे जैसी सेल साइकिल हम लोग बोलेंगे एस फेज में एंटर हुआ तो देखो ऑलरेडी क्या बना हुआ था, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बना हुआ था मतलब इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, एस फेज में, फिर इलोंगेशन होगा, फिर क्या होगा, टर्मिनेशन होगा, ठीक है। इसका मतलब इनिशिएशन में क्या होगा, देखो ध्यान से, हेलिकेज का क्या होगा, एक्टिवेशन होगा, याद रखना है, ठीक है। इनिशिएशन में क्या होगा हम लोग बोलेंगे एक्टिवेशन ऑफ हेलिकेज होगा, डीएनए हेलिकेज का क्या होगा
एक्टिवेशन होगा। जैसे ही हम लोग बोलेंगे डीएनए हेलिकेज का एक्टिवेशन होगा, वैसे ही रेप्लिकेशन क्या हो गया, इसका मतलब स्टार्ट हो गया। मतलब हम लोग बोलेंगे कि जो सेल साइकिल का अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका मतलब सेल साइकिल किस फेज में पहुंचा, हम लोग बोलेंगे एस फेज में पहुंचा, क्योंकि एस फेज में क्या होगा, एक्चुअल डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। एस फेज से पहले फर्स्ट चेक पॉइंट पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लोडिंग होगा। क्या चीज का, जितना भी हम लोग बोलेंगे एंजाइम या प्रोटीन है उसका लोडिंग होगा, हम लोग बोलेंगे एआरएस पे, ठीक है। और एआरएस पे लोडिंग कराने के लिए भी हम लोग देखेंगे कौन सा एंजाइम यहाँ पर रिस्पांसिबल होता है, और वही एंजाइम क्या कराता है, लोड कराने के बाद क्या कराता है, सेल साइकिल को लेट जीवन फेज से प्रोग्रेस करा देता है, का हम लोग बोलेंगे एस फेज में, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे क्या चीज का, प्री इनिशिएशन मैकेनिज्म का, ठीक है ना। तो अब देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर जो हम लोग बोलेंगे जो लेट जीवन फेज है ना, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एक एंजाइम का कॉम्प्लेक्स रहता है, ठीक है। और वो एंजाइम का कॉम्प्लेक्स ही क्या करा रहा है, हम लोग बोलेंगे क्या करा रहा है, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करा रहा है। प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करा रहा है कहां पर, फर्स्ट चेक पॉइंट पे, ठीक है। अब यही वही एंजाइम क्या करेगा, एक बार प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा तो वो क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे सेल साइकिल को प्रोग्रेस करा देगा जीवन से एस फेज में, ठीक है। इसका मतलब अब एस फेज में क्या स्टार्ट हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन या रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। प्री इनिशिएशन कहां हुआ, हम लोग बोलेंगे जीवन फेज में, जहां पर रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं है, बस लोडिंग हुआ है क्या चीज का, एंजाइम्स प्रोटीन का, कहां पर हम लोग बोलेंगे एआरएस पे। तो ऐसा कौन सा यहाँ पर ये जो फर्स्ट चेक पॉइंट है, उस फर्स्ट चेक पॉइंट पर ऐसा कौन सा एंजाइम का कॉम्प्लेक्स मिलता है जो क्या करा रहा है, हम लोग बोलेंगे लोडिंग करा रहा है ये सब सारा का सारा प्रोटीन एंजाइम का, कहां पर एआरएस में। और दूसरा क्या, सेल साइकिल को प्रोग्रेस करा रहा है कहां से, कहां, जीवन से एस फेज में। तो ऐसा कौन सा एंजाइम का कॉम्प्लेक्स मिलता है लेट जीवन फेज में, वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला था, मैंने यहाँ पर बोला था कि लेट जीवन जो फेज है या फर्स्ट चेक पॉइंट है, यहाँ पर क्या चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, हम लोग बोलेंगे प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स या प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग लाइसेंसिंग ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। तो ये काम को कौन करवा रहा है, ठीक है, ये मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये काम को करवाने के लिए हम लोग बोलेंगे क्या होता है, सेल में हम लोग बोलेंगे कुछ प्रोटीन्स और एंजाइम प्रेजेंट होता है। जब वो दोनों मिल जाता है तो एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बनता है, और यही एंजाइम का कॉम्प्लेक्स हम लोग बोलेंगे फर्स्ट चेक पॉइंट में क्या चीज का फॉर्मेशन करा रहा है, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करा रहा है। जैसे ही प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे, मतलब लाइसेंसिंग ऑफ डीएनए एप्लीकेशन हो जाएगा तो इमीडिएटली हम लोग बोलेंगे जो सेल साइकिल है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्रोग्रेस कर जाएगा जीवन फेज से एस फेज में, ठीक है। तो ऐसा कौन यहाँ पर एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है जो ये सब काम को करा रहा है, तो इसको जानने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, हम लोग बोलेंगे थोड़ा सा सेल साइकिल की तरफ जा रहा हूँ, तो इसको मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ, ठीक है। समझो, देखो कोई भी अगर एक सेल साइकिल को अगर हम लोग बनाएंगे, ठीक है, या कोई भी एक सेल साइकिल को अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो याद रखना है सेल साइकिल का अलग अलग क्या होता है, हम लोग बोलेंगे फेजेस होता है, ठीक है। उसमें से हम लोग बोलेंगे जो सेल साइकिल का, देखो ध्यान से, ये मान लो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यहां से लेके यहां तक कौन सा फेज था, हम लोग बोलेंगे कौन सा फेज था, डिवीजन फेज था, या इसको हम लोग क्या बोले थे, माइटोटिक फेज बोले थे, ठीक है, याद कीजिए। और यहां से लेके यहां तक रेस्ट ऑफ जो बच गया उसको हम लोग क्या बोले थे, यहां से लेके यहां तक को हम लोग क्या बोले थे, इंटरफेज बोले थे, याद कीजिए, ठीक है, इसको हम लोग इंटरफेज बोलते हैं, ठीक है, यहां से लेके यहां तक। अब ये जो इंटरफेज होता है ना, इस इंटरफेज में हम लोग बोलेंगे गैप 1 फेज होता है, एस मतलब सिंथेसिस फेज होता है, गैप 2 फेज होता है, और ये जो माइटोटिक फेज या डिवीजन फेज होता है इसमें क्या होता है, पहला प्रोफेज होता है, दूसरा मेटाफेज होता है, तीसरा हम लोग बोलेंगे एनाफेज होता है, और चौथा हम लोग बोलेंगे क्या होता है, टेलोफेज होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझो, ये जो जीवन फेज है ना, जीवन फेज में हम लोग बोलेंगे फर्स्ट चेक पॉइंट होता है, देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लेट जीवन फेज में क्या होता है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फर्स्ट चेक पॉइंट है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फर्स्ट चेक पॉइंट है, ठीक है, हम लोग ये जानते हैं। दूसरा चेक पॉइंट हम लोग बोलेंगे लेट G2 फेज में होता है, देखो यहाँ पर ये देखो, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सेकंड चेक पॉइंट है, ठीक है। और तीसरा जो चेक पॉइंट है तो वो मेटाफेज एनाफेज ट्रांजिशन, मतलब मेटाफेज एनाफेज के बीच में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड चेक पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, हम लोग जानते हैं। अब देखो एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, एस फेज में क्या होता है, डीएनए का क्या होता है, हम लोग बोलते हैं एस फेज में क्या हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, एस फेज में क्या हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, मतलब इनिशिएशन हो रहा है, रेप्लिकेशन का इलोंगेशन हो रहा है, और टर्मिनेशन हो रहा है। यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। और लोडिंग कहां हो रहा है, हम लोग बोलेंगे मतलब प्री रेप्लिकेटिव एंजाइम का, प्री रेप्लिकेटिव जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहां हो रहा है, हम लोग बोलेंगे
कहाँ हो रहा है, फर्स्ट चेक पॉइंट पे क्या चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, प्री रेप्लिकेटिव क्या चीज कॉम्प्लेक्स या प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, लाइसेंसिंग ऑफ क्या चीज, डीएनए रेप्लिकेशन, यही बोलते हैं हम लोग, यही बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखिए यहां पर समझिए, देखिए जितना भी सेल साइकिल का जो अलग अलग फेज है, इस फेज को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग फेज में हम लोग बोलेंगे कुछ प्रोटीन्स है और कुछ एंजाइम है, ठीक है। तो वो प्रोटीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वो प्रोटीन्स को हम लोग बोलते हैं साइक्लिन प्रोटीन। क्या बोलते हैं उस प्रोटीन को हम लोग, क्या बोलते हैं, साइक्लिन प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। और जो एंजाइम का कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज या सीडीके बोलते हैं, ठीक है। तो साइक्लिन प्रोटीन नाम से ही लग रहा है किससे बाइंड करेगा, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज से बाइंड करेगा, क्योंकि हम लोग बोलेंगे ये जो एंजाइम है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज वो किस पे डिपेंड कर रहा है, साइक्लिन प्रोटीन पे डिपेंड कर रहा है। तो जब ये दोनों हम लोग बोलेंगे एंजाइम और प्रोटीन एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज का कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बनेगा। और यही कॉम्प्लेक्स अलग अलग फेज में क्या कराएगा, हम लोग बोलेंगे सेल साइकिल को रेगुलेट कराएगा। फॉर एग्जांपल देखो समझो क्या चीज है, बहुत इजी है। ये फेज में भी क्या होगा, साइक्लिन होगा, क्या होगा, सीडीके होगा। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो इस फेज में भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, साइक्लिन प्रोटीन होगा, और क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सीडीके होगा, मतलब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होगा। ये जो फेज देख रहे हो अर्ली जी फेज में भी होगा, लेट जी फेज में भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे साइक्लिन होगा, और क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सीडीके एंजाइम होगा, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। उसी तरह हम लोग बोलेंगे जो एस फेज है, ठीक है, एस फेज में भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एस फेज में भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, साइक्लिन प्रोटीन होगा, और क्या होगा, हम लोग बोलेंगे साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होगा, ठीक है। उसी तरह हम लोग बोलेंगे ये जो डिवीजन फेज है ना, ये जो डिवीजन फेज है, उस डिवीजन फेज में भी हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, साइक्लिन एंजाइम होगा, सॉरी साइक्लिन प्रोटीन होगा, और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम होगा, ठीक है। तो अलग अलग फेज में देखो G1 फेज हो गया, लेट G1 फेज हो गया, S फेज हो गया, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, ये डिवीजन फेज हो गया। इसमें देखो अलग अलग साइक्लिन प्रेजेंट है और अलग अलग सीडीके एंजाइम प्रेजेंट है। तो हमेशा याद रखना, देखो ध्यान से, जो अर्ली जीवन फेज होता है, देखो यहां पर देखो ये अर्ली जीवन फेज में जो भी इवेंट्स हो रहा है अर्ली जीवन फेज में, उसको करवाने के लिए हम लोग बोलेंगे कौन सा साइक्लिन प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे कौन सा साइक्लिन प्रेजेंट होता है। देखो ध्यान से, कौन सा साइक्लिन डी प्रेजेंट होता है, याद रखना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, G1 साइक्लिन भी बोलते हैं। और कौन सा सीडीके प्रेजेंट होता है, सीडीके मतलब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, 4 एंड 6। तो ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये सीडीके 4 होगा एंड ये 6 होगा, ठीक है। याद रखना ये अर्ली, ये वाला जो कौन सा फेज है, हम लोग बोलेंगे ये कौन सा फेज है, अर्ली जीवन फेज है। ये कौन सा फेज हम लोग बोलेंगे, अर्ली जीवन फेज है। ये कौन सा फेज हम लोग बोलेंगे, ये लेट जीवन फेज है, ठीक है, ये लेट जीवन फेज है, ठीक है। तो अर्ली जीवन फेज में जितना भी इवेंट्स हो रहा है, अर्ली जीवन फेज से लेट जीवन फेज तक के बीच में जितना भी इवेंट्स हो रहा है, इसको कराने वाला जो हम लोग बोलेंगे एंजाइम का कॉम्प्लेक्स, वो कौन है, साइक्लिन डी और सीडीके क्या चाहिए, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 4 एंड 6। ये जब दोनों एक दूसरे से कंबाइन करता है तो जो एंजाइम का कॉम्प्लेक्स को सीडीके कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ये क्या कराता है, यहां पर का इवेंट को कराता है। इसका मतलब देखो ध्यान से, इसका मतलब अगर हम लोग ग्राफ देखेंगे किसका, हम लोग बोलेंगे साइक्लिन डी एंड हम लोग बोलेंगे सीडीके 4 कॉम्प्लेक्स का, तो इसका लेवल कहां ज्यादा होगा, देखो ध्यान से, कहां ज्यादा होगा, अर्ली जी फेज में बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, अर्ली जी फेज में बहुत ज्यादा होगा। और जैसे जैसे ये लेट जी फेज की तरफ आ रहा है वैसे वैसे क्या चीज हम लोग बोलेंगे, साइक्लिन डी एंड सीडीके 4 कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है या सीडीके 6 जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसका कंसंट्रेशन क्या हो देखो कम हो रहा है, ठीक है, याद रखना है। अब देखो ध्यान से, अब लेट जीवन फेज में आते आते ये साइक्लिन डी और सीडीके 4 या 6 कॉम्प्लेक्स का कंसंट्रेशन बिल्कुल कम हो जाता है। तो यहाँ पर जितना भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो रहा है, सारा का सारा कौन सा एंजाइम का कॉम्प्लेक्स करा रहा है, साइक्लिन डी एंड सीडीके 4 कॉम्प्लेक्स या साइक्लिन डी एंड सीडीके 6 कॉम्प्लेक्स। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अब देखो ये वाला पार्ट देखो, ये जो हम लोग बोलेंगे फर्स्ट चेक पॉइंट है ना, या फिर लेट जीवन फेज में हम लोग बोलेंगे जो भी सीक्वेंशियल इवेंट्स हो रहा है, लेट जीवन फेज में जो भी सीक्वेंशियल इवेंट हो रहा है, उसको कराने के लिए देखो हम लोग बोलेंगे कौन सा साइक्लिन प्रेजेंट है, कौन सा साइक्लिन ई प्रेजेंट है, कौन सा साइक्लिन ई, और कौन सा साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, हम लोग बोलेंगे साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 2, ठीक है। ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स है, जिसको हम लोग बोलेंगे सीडीके कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज से साइक्लिन ई प्रोटीन बाइंड कर जाता है तो एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिन ई सीडीके 2 कॉम्प्लेक्स, ठीक है।
तो वो कॉम्प्लेक्स ही यहाँ पर हम लोग बोलेंगे लेट जीवन फेज से, देखो ध्यान से, लेट जीवन फेज में जितना भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो रहा है, जितना भी हम लोग बोलेंगे फंक्शन हो रहा है, सारा का सारा फंक्शन को कौन करा रहा है, हम लोग बोलेंगे साइक्लिन ई CDK2 कॉम्प्लेक्स। और इसका कॉन्सेंट्रेशन देखो लेट जीवन फेज में बहुत ज्यादा होता है, मतलब फर्स्ट चेक पॉइंट पे बहुत ज्यादा होता है, और जैसे जैसे एस फेज पहुंचेगा वैसे वैसे देखो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, साइक्लिन ई CDK2 कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, देखो ध्यान से, ये कम होता चला जा रहा है। तो इसका मतलब हम लोग क्या समझे, इसका मतलब हम लोग समझे ये कि यहाँ पर फर्स्ट चेक पॉइंट पे जो भी प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, वो कौन सा हम लोग बोलेंगे एंजाइम का कॉम्प्लेक्स करा रहा है, हम लोग बोलेंगे साइक्लिन ई CDK2 कॉम्प्लेक्स। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, साइक्लिन ई CDK2 कॉम्प्लेक्स करवा रहा है। इसका मतलब जो भी लोडिंग हो रहा है, मतलब क्या चीज का, ORC का लोडिंग, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ORC जो ARS को रिकॉग्नाइज कर रहा है, हेलिकेज लोडर B1 डोमेन को रिकॉग्नाइज कर रहा है, यहाँ पर क्या चीज है, हेलिकेज B2 डोमेन को रिकॉग्नाइज कर रहा है। ये सब जो लोडिंग हुआ, प्री रेप्लिकेटिव जो कॉम्प्लेक्स बना या प्री इनिशिएशन जो कॉम्प्लेक्स बना या लाइसेंसिंग ऑफ DNA जो रेप्लिकेशन हुआ, वो कौन कराया, हम लोग बोलेंगे वो कौन कराया, साइक्लिन ई CDK2 कॉम्प्लेक्स एंजाइम कराया। क्योंकि यहाँ पर लेट जीवन फेज में या फर्स्ट चेक पॉइंट पे हम लोग बोलेंगे साइक्लिन ई CDK2 एंजाइम का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। वही कॉम्प्लेक्स क्या कराएगा, यहाँ पर जितना भी इवेंट्स हो रहा है, सारा का सारा इवेंट्स को कौन कराएगा, हम लोग बोलेंगे साइक्लिन ई CDK2 जो एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है वही करा रहा है। इसका मतलब प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का भी फॉर्मेशन करा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो सेल साइकिल जीवन फेज से एस फेज में जो प्रोग्रेस कर रहा है ना, वो भी कौन करा रहा है, हम लोग बोलेंगे साइक्लिन ई CDK2 कॉम्प्लेक्स करा रहा है। ठीक है, तो याद रखना है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो ध्यान से, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो देखो ये तो मैं हम लोग इसके बारे में देखें, ठीक है, जो कि हम लोग बोलेंगे यही क्या है, हम लोग बोलेंगे ये जो एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है, जो लेट जीवन फेज में जो अपना काम को कर रहा है, मतलब फर्स्ट चेक पॉइंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करने में। ठीक है, लाइसेंसिंग ऑफ DNA एप्लीकेशन में यही रोल प्ले करता है कौन, हम लोग बोलेंगे साइक्लिन ई CDK2 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी इवेंट्स हो रहा है, जितना भी याद रखिएगा, प्री इनिशिएशन या हम लोग बोलेंगे प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स है, लाइसेंसिंग ऑफ DNA एप्लीकेशन, इसमें क्या हो रहा है, रिकॉग्निशन हो रहा है किसका, हम लोग बोलेंगे ARS का, ORC कर रहा है। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे लोडिंग हो रहा है लीकेज का, कहां, B2 डोमेन में। ये सब जितना भी यहाँ पर देखो इवेंट्स हो रहा है, जो कि हम लोग बोलेंगे लेट, जो कि हम लोग बोलेंगे जीवन फेज, स्पेशली लेट जीवन फेज में फर्स्ट चेक पॉइंट पे हो रहा है, लेट जीवन चेक पॉइंट पे या जीवन ऑब्लिक एस चेक पॉइंट पे जितना भी हम लोग बोलेंगे सीक्वेंस ऑफ इवेंट हो रहा है, सारा का सारा हम लोग बोलेंगे ये जो इवेंट और उसको करवा कौन रहा है, हम लोग बोलेंगे उसको करवाने वाला, हम लोग बोलेंगे जो एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है वो कौन है, हम लोग बोलेंगे वो है, हम लोग बोलेंगे साइक्लिन ई CDK2 कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, याद रखना है। और साइक्लिन ई CDK2 कॉम्प्लेक्स का देखो कॉन्सेंट्रेशन कहां पर बहुत ज्यादा है, देखो फर्स्ट चेक पॉइंट पे बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बोलेंगे एस फेज स्टार्ट होता है, एस फेज सेल साइकिल का, वैसे वैसे इसका कॉन्सेंट्रेशन देखो कम हो गया। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, लेट जीवन फेज में इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, अर्ली जीवन फेज में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है, साइक्लिन डी CDK4/6 कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है कब, अर्ली जीवन फेज में। ठीक है, अब देखो अब क्या चीज है, अब एक बार प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो इधर जो भी रेप्लिकेशन जो भी हो रहा है, इसको कराने के लिए भी हम लोग बोलेंगे सेल में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एंजाइम और प्रोटीन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिन ए प्रोटीन या साइक्लिन एस बोलते हैं, और CDK2। ठीक है, तो साइक्लिन ए CDK2 कॉम्प्लेक्स जब बनता है एस फेज में, देखो ध्यान से, इसका मतलब कौन सा साइक्लिन, हम लोग बोलेंगे साइक्लिन ए, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइक्लिन एस भी बोल सकते हैं, और CDK कौन सा, CDK2। ये जो एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है, ये हम लोग बोलेंगे कहां पर एक्टिवेट रहता है, ये हम लोग बोलेंगे एस फेज, बिगिनिंग ऑफ द एस फेज से ये रहता है इसका कॉन्सेंट्रेशन, और ये कहां तक रहता है, हम लोग बोलेंगे कहां तक रहता है, सेकंड चेक पॉइंट तक। देखो क्या चीज रहता है, हम लोग बोलेंगे क्या, साइक्लिन, क्या चीज, साइक्लिन ए या साइक्लिन एस, साइक्लिन ए या साइक्लिन एस, क्या चीज, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 2 कॉम्प्लेक्स, इसका कॉन्सेंट्रेशन यहां तक, यहां से लेके यहां तक रहता है। इसका मतलब एस फेज में जो भी काम हो रहा है, मतलब इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, डीरे एप्लीकेशन का, उसको कौन करेगा, हम लोग बोलेंगे साइक्लिन ए CDK2 कॉम्प्लेक्स या साइक्लिन एस CDK2 कॉम्प्लेक्स, मतलब इनिशिएशन भी, इलोंगेशन भी और टर्मिनेशन भी, याद रखना है। और G2 फेज में, अर्ली G2 फेज में जो भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट हो रहा है उसको भी कौन करेगा, हम लोग बोलेंगे यही एंजाइम का कॉम्प्लेक्स करेगा, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन यहां पर भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये वाला हम लोग बोलेंगे इसके बारे में। अब देखो ध्यान से, बाकी जितना भी हम लोग बोलेंगे बच गया। ठीक है, यहां से लेके देखो ध्यान से, यहां से लेके हम लोग बोलेंगे, यहां से लेके देखो ध्यान से यहां तक। ठीक है, ये वाला यहां तक,
मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन थर्ड चेक पॉइंट तक जितना भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट हो रहा है उसको कराने के लिए कौन प्रेजेंट आप लोग बोलेंगे, कौन सा साइक्लिन, साइक्लिन बी या साइक्लिन बी बोलेंगे, ठीक है, या इसको एम भी बोलते हैं, साइक्लिन बी या इसको एम भी बोलते हैं, ठीक है, साइक्लिन बी या इसको एम भी बोलते हैं। और क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सीडीके1 कॉम्प्लेक्स यहां से यहां तक का जितना भी प्रोफेज मेटाफेज जो भी हम लोग बोलेंगे, एनाफेज का भी कुछ फेज, एनाफेज का भी कुछ पार्ट हम लोग बोलेंगे कौन कराता है, हम लोग बोलेंगे एनाफेज में भी जो भी मतलब फंक्शंस होता है या जो भी एनाफेज का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब सारा का सारा डिपेंड करता है किसमें, हम लोग बोलेंगे साइक्लिन बी सीडीके1 कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। और इसका कंसंट्रेशन देखो कहां पर कम हो जाता है, हम लोग बोलेंगे मेटाफेज टू एनाफेज जो है मतलब थर्ड चेक पॉइंट पे ये जो एंजाइम का कुछ कॉम्प्लेक्स है उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है लेट G2 फेज में, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है लेट G2 फेज में इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, लेट G2 फेज में इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। और हम लोग बोलेंगे थर्ड चेक पॉइंट तक आते आते हम लोग बोलेंगे ये जो साइक्लिन बी सीडीके1 कॉम्प्लेक्स का इसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है, ठीक है। और जो यहाँ पर देखो ध्यान से ये जो अर्ली G1 फेज में जो साइक्लिन डी और सीडीके4 या 6 कॉम्प्लेक्स है उसका एक्चुअल में कंसंट्रेशन देखो यहाँ से ज्यादा होता है, ठीक है, यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन थोड़ा कम होगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर से कंसंट्रेशन इसका ज्यादा हो जाएगा। और अर्ली फेज में क्या होगा, अर्ली क्या बोलते हैं G1 फेज में इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। इसका मतलब हम लोग को ये समझ में आना कि अलग अलग फेज के लिए क्या है, अलग अलग साइक्लिन प्रोटीन प्रेजेंट है और अलग अलग साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रेजेंट है। जब ये दूसरे के साथ मिल जाता है तो क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे सीडीके कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। और वही सीडीके कॉम्प्लेक्स क्या कराता है, उस जो भी फेज है उस फेज में जो फंक्शंस हो रहा है उसको करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेट G1 फेज में क्या चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स में जो मतलब क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे जैसे ORC का लोडिंग, ORC रिकॉग्नाइज कर रहा है किसको, ओरिजिन या ARS को रिकॉग्नाइज कर रहा है, हेलिकेज लोड हो रहा है B1 डोमेन पे, और हम लोग बोलेंगे हेलिकेज लोड हो रहा है किसमें, B2 डोमेन पे। तो ये सब सारा का सारा मिलकर क्या चीज का फॉर्मेशन करा रहा है, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स। वो कौन करा रहा है, हम लोग बोलेंगे साइक्लिन ई सीडीके2 कॉम्प्लेक्स करा रहा है, क्योंकि यही एंजाइम ऐसा एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है जिसका कंसंट्रेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा है और यहाँ पर जो भी फंक्शंस हो रहा है वो साइक्लिन ई सीडीके2 कॉम्प्लेक्स ही करा रहा है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, याद रखना है। जो भी प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है वो उसको करवाने वाला जो एंजाइम का कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिन ई सीडीके2 कॉम्प्लेक्स, ठीक है, याद रखना है। तो अब देखो, अब ये जो एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है ये कहां पर, ये एंजाइम का कॉम्प्लेक्स कहां बनेगा, हम लोग बोलेंगे फर्स्ट चेक पॉइंट पे बनेगा, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। और इसका कंसंट्रेशन फर्स्ट चेक पॉइंट पे या लेट G1 फेज पे बहुत ज्यादा रहेगा। जैसे जैसे हम लोग बोलेंगे आगे की तरफ बढ़ेंगे, एस फेज के स्टार्टिंग में पहुंचेंगे तो इसका कंसंट्रेशन साइक्लिन ई सीडीके2 कॉम्प्लेक्स का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, साइक्लिन ई सीडीके2 कॉम्प्लेक्स कॉजेस द लोडिंग ऑफ ORC CDC6 CDT1 MCM27 मतलब हेलिकेज कॉम्प्लेक्स एट ARS फॉर्मिंग प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स और प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये कौन करा रहा है, हम लोग बोलेंगे साइक्लिन ई सीडीके2 कॉम्प्लेक्स करवा रहा है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे हम लोग बोलेंगे ये चीज का फॉर्मेशन हो जाता है प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का, तो इसका मतलब देखो ध्यान से, इट मतलब साइक्लिन ई सीडीके कॉम्प्लेक्स कॉजेस द प्रोग्रेशन ऑफ क्या चीज, सेल साइकिल फ्रॉम प्रोग्रेशन ऑफ सेल साइकिल फ्रॉम G1 फेज टू S फेज, मतलब सेल साइकिल प्रोग्रेस करेगा कहां से, कहां, G1 से S फेज में प्रोग्रेस कर जाएगा। या हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, एक बार प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ना तो इसका मतलब सेल साइकिल विल ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस फ्रॉम G1 टू S फेज। इसका मतलब हो गया कि ये जो एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है, ये जो साइक्लिन ई सीडीके2 एंजाइम का जो कॉम्प्लेक्स है वो एक बार हम लोग बोलेंगे प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करा दिया ना तो इसका मतलब सेल साइकिल अब ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस कर जाएगा G1 से S फेज में, ठीक है। और जैसे ही S फेज में पहुंचेगा तो क्या स्टार्ट हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। तो प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ था कहां पर, हम लोग बोलेंगे लेट G1 या हम लोग बोलेंगे फर्स्ट चेक पॉइंट पे, ठीक है। और किसके थ्रू हुआ था, हम लोग बोलेंगे साइक्लिन ई सीडीके2 कॉम्प्लेक्स के थ्रू हुआ था और सेल साइकिल प्रोग्रेस कर गया था कहां, हम लोग बोलेंगे कहां, G1 से S फेज, मतलब अब क्या होगा, इनिशिएशन होगा। तो इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन में क्या होगा, देखो ध्यान से, इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन में क्या होगा, याद रखना है, हेलिकेज का एक्टिवेशन होगा। अभी तक देखो ध्यान से, जितना भी मैं बताया हूं उसको मैं यहां पर बताया, यहां पर डायग्राम से समझाया था, ठीक है, कि सबसे पहले क्या होगा, ORC जो इनिशिएटर प्रोटीन है वो रिकॉग्नाइज करेगा किसको, ARS का A डोमेन एंड B1 डोमेन को और बाइंड कर जाएगा। उसके बाद देखो क्या होगा, बाइंडिंग ऑफ हेलिकेज लोडर्स होगा, मैंने बताया था CDC6 एंड CDT1 एट B1 डोमेन ऑफ क्या चीज, ARS, ठीक है। और CDC6 के पास ATPase एक्टिविटी होता है और CDT1 के पास ATP बाइंडिंग साइट होता है।
और B2 डोमेन से कौन देखो ये करता है, बाइंड करता है, हम लोग बोलेंगे डीएनए हेलिकेज, जिसको MCM2-7 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये 2-7 कुछ नहीं, इसका सब यूनिट्स है, जैसे कि देखो 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डीएनए हेलिकेज, वो किससे बाइंड करेगा, B2 डोमेन। क्यों, क्योंकि B2 डोमेन से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे अनवाइंडिंग होगा, ठीक है। कब, जब ये हेलिकेज एक्टिव होगा तब। अभी ये हेलिकेज एक्टिव नहीं हुआ, अभी बस लोडिंग हुआ है सारा कुछ का। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्री इनिशिएशन मैकेनिज्म, ठीक है। या प्री इनिशिएशन मैकेनिज्म, ये सब क्या बना, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स या प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बना, जिसको हम लोग लाइसेंसिंग ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। और यहाँ पर हुआ क्या एक्चुअल में, रिकॉग्निशन ऑफ ARS बाय ORC, और दूसरा क्या चीज, लोडिंग ऑफ हेलिकेज, क्या चीज है, हम लोग बोल सकते हैं MCM2-7 कॉम्प्लेक्स, यही हुआ है। ये कब हुआ, हम लोग बोलेंगे फर्स्ट चेक पॉइंट पे हुआ है, या लेट जीवन चेक पॉइंट पे हुआ है, या जीवन ऑब्लिक एस चेक पॉइंट पे हुआ है। कौन करवाया, हम लोग बोलेंगे, कौन करवाया, हम लोग बोलेंगे साइक्लिन E-CDK2 कॉम्प्लेक्स करवाया, ठीक है। अब देखो, अब जैसे हम लोग बोलेंगे ये चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो सेल साइकिल कहां प्रोग्रेस कर जाएगा, एस फेज में प्रोग्रेस कर जाएगा। एस फेज में क्या है, इनिशिएशन है, तो इनिशिएशन में क्या होगा, हेलिकेज का अब क्या होगा, एक्टिवेशन होगा, ठीक है। तो देखो, अब मैं यहां से यहाँ क्या बता रहा हूं, अब मैं यहां से बता रहा हूं क्या चीज, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन होगा, याद रखना है, क्या चीज का, हम लोग बोलेंगे रेप्लिकेशन का। इनिशिएशन ऑफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, इनिशिएशन ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे रेप्लिकेशन, यही है ना, इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। अब ये इनिशिएशन ऑफ एप्लीकेशन, इसका मतलब ये क्या चीज के बारे में बात कर रहा है, हम लोग बोलेंगे ये बात कर रहा है एस फेज, ठीक है। एस फेज ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे सेल साइकिल, एस फेज ऑफ सेल साइकिल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। एस फेज में कौन सा फेज, हम लोग बोलेंगे अर्ली एस फेज, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्ली एस फेज ऑफ सेल साइकिल भी बोल सकते हैं, याद रखना, ठीक है। तो अर्ली एस फेज ऑफ सेल साइकिल में अर्ली एस फेज ऑफ सेल साइकिल में कौन सा सीडीके एंजाइम, कौन सा सीडीके एंजाइम हम लोग बोलेंगे एक्टिव रहेगा। देखो कौन सा सीडीके एंजाइम, हम लोग बोलेंगे ये सीडीके एंजाइम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिन ए, क्या चीज, CDK2 कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, साइक्लिन ए CDK2 कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिन एस, क्या चीज, हम लोग बोलेंगे CDK2 कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, SCDK कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, SCDK2। ये SCDK कॉम्प्लेक्स जो है, या साइक्लिन SCDK2 कॉम्प्लेक्स या साइक्लिन A CDK2 कॉम्प्लेक्स, ये कहां पर एक्टिव रहता है, हम लोग बोलेंगे पूरा एस फेज में, कहां तक रहता है, हम लोग बोलेंगे लेट G2 फेज तक एक्टिव रहता है। इसका मतलब जो भी हम लोग बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन करा रहा है, वो कौन करा रहा है, हम लोग बोलेंगे वो कराने वाला जो एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है, वो कौन है, हम लोग बोलेंगे SCDK कॉम्प्लेक्स है। या देखो यहाँ पर मैंने नाम लिखा है, तो एस फेज में जितना भी सीक्वेंस हो रहा है, उसको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो रहा है, उसको कौन कराएगा, SCDK कॉम्प्लेक्स करवाएगा, ठीक है। SCDK कॉम्प्लेक्स में लिख रहा हूं, देखो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। SCDK कॉम्प्लेक्स क्या कराएगा, मतलब हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन कराएगा। इनिशिएशन कराएगा मतलब क्या चीज का, हम लोग बोलेंगे हेलिकेज का क्या कराएगा, हम लोग बोलेंगे एक्टिवेशन कराएगा, ठीक है। हेलिकेज बाइंड किया ना B2 डोमेन से, तो हेलिकेज का एक्टिवेशन कराने के लिए हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस इतना जानिए। जो SCDK है ना, वो क्या करेगा, दो काइनेज को एक्टिव करेगा, एक को बोलते हैं DDK, एक को बोलते हैं CDK। ये सब क्या चीज, हम लोग बोलेंगे काइनेज एंजाइम, ठीक है। ये क्या चीज एंजाइम, हम लोग बोलेंगे काइनेज एंजाइम। और काइनेज क्या करता है, हम लोग बोलेंगे फोस्फोराइलेशन करता है। काइनेज का काम क्या चीज है, फोस्फोराइलेशन। तो ये काइनेज क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये काइनेज हम लोग बोलेंगे फोस्फोराइलेशन करता है, किसका, हम लोग बोलेंगे हेलिकेज का। तो दूसरे सब यूनिट में ये करता है फोस्फोराइलेशन, चौथे सब यूनिट में फोस्फोराइलेशन करता है, और हम लोग बोलेंगे छठे सब यूनिट में क्या करता है, फोस्फोराइलेशन मतलब फोस्फेट को ऐड करता है। कौन ऐड कर रहा है, देखो DDK, ठीक है, या CDK, ठीक है। ये काइनेज है, काइनेज का काम क्या चीज है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट, ठीक है। ये तो फॉस्फेट को ऐड किया कहां, हेलिकेज में। ये किसकी वजह से हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ये SCDK की वजह से हो रहा है, मतलब इनिशिएशन ऑफ एप्लीकेशन। और ये किसका बात है, हम लोग बोलेंगे अर्ली एस फेज ऑफ क्या चीज, सेल साइकिल का बात है। जैसे हम लोग बोलेंगे ये काइनेज फॉस्फेट ऐड किया, किसमें, हम लोग बोलेंगे हेलिकेज में, तो क्या हुआ, देखो तो हेलिकेज क्या हो गया, MCM जो 2-7 कॉम्प्लेक्स है, ये जो MCM2-7 कॉम्प्लेक्स है, वो क्या हो गया, या हेलिकेज क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे एक्टिव हो गया। या हेलिकेज का क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे एक्टिवेशन हुआ, ठीक है। हेलिकेज का एक्टिवेशन हो, जैसे ही फॉस्फेट जुड़ा तो अब ये हेलिकेज क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे एक्टिव हो गया। अब जैसे ही हेलिकेज एक्टिव होगा तो ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, अनवाइंडिंग करेगा। अनवाइंडिंग करेगा मतलब डीएनए के स्ट्रैंड को क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे सेपरेट करेगा, ठीक है। सेपरेट करना स्टार्ट कर जाएगा, कहां, B2 डोमेन। अनवाइंडिंग और सेपरेशन कहां पर होगा, हम लोग बोलेंगे एट क्या चीज, हम लोग बोलेंगे B2 डोमेन ऑफ क्या चीज, B2 डोमेन ऑफ क्या चीज,
ARS मतलब ARS से ARS के B2 डोमेन में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए खुलने लगेगा, सेपरेट होने लगेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ओपन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये सब सारा का सारा किस स्टेज में आएगा, हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन स्टेज में आएगा। ठीक है, मतलब ये कौन सा फेज में हम लोग बात करेंगे, एस फेज के बारे में बात कर रहे हैं। और एस फेज को कराने के लिए जो सीडीके कॉम्प्लेक्स है वो कौन है, एस सीडीके कॉम्प्लेक्स है, वो सारा का सारा ये सब फंक्शंस को करा रहा है। ठीक है, और एक चीज देखिए यहाँ पर जो एस सीडीके कॉम्प्लेक्स है ना, ये एस सीडीके कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, देखो ध्यान से क्या करेगा, यहाँ पर देखो ये जो सीडीसी6 है ना, यहाँ पर ये सीडीसी6 का एटीपीज एक्टिविटी को भी ऑन करेगा, और जिसकी वजह से ये सीडीसी6 क्या करेगा, एटीपी का हाइड्रोलिसिस करेगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, उससे भी हम लोग बोलेंगे एनर्जी निकलेगा, वो एनर्जी किसको मिलेगा, हेलिकेज को मिलेगा, और ये हेलिकेज क्या करेगा, B2 डोमेन को क्या करेगा, अनवाइंड करेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो एससीडीके कॉम्प्लेक्स है ना, ये एससीडीके कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, B3 डोमेन में क्या करेगा, एक फैक्टर को यहां पर बाइंड कराएगा, इसको बोलते हैं ABF1। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ARS, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, बाइंडिंग क्या चीज, फैक्टर बोलते हैं, फैक्टर 1। ठीक है, ARS बाइंडिंग फैक्टर 1। अब ये जो ARS बाइंडिंग फैक्टर 1 है ना, ये क्या करता है, तो ये क्या करता है, हेलिकेज का एक्टिविटी को क्या करता है, इनहैंस करता है। ठीक है, मतलब हेलिकेज का एक्टिविटी को और इनहैंस कर देगा, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे B2 डोमेन क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे B2 डोमेन ऑफ ARS क्या हो जाएगा, अनबाइंड हो जाएगा। इसीलिए B2 डोमेन को हम लोग क्या बोलते हैं, अनबाइंडिंग डोमेन, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिकेज बाइंडिंग डोमेन। ठीक है, तो ये होता है इनिशिएशन, ये इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, जो कि एस फेज में हो रहा है। तो एस फेज में मेनली हम लोग क्या देख रहे हैं, मेनली हम लोग देख रहे हैं क्या चीज, एक्टिवेशन और क्या चीज, हेलिकेज। ठीक है, ये हुआ एस फेज में। और हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, ये बाकी हम लोग बोलेंगे ये जो लेट या फर्स्ट चेक पॉइंट पे क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे लोडिंग ऑफ हेलिकेज हुआ। ठीक है, देखो लोडिंग ऑफ हेलिकेज हुआ। तो ये होता है हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट किसका, हम लोग बोलेंगे प्री इनिशिएशन मैकेनिज्म का। और मैंने यहाँ पर इनिशिएशन मैकेनिज्म का भी थोड़ा कॉन्सेप्ट बताया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे कि कैसे करके हेलिकेज का एक्टिवेशन हो रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, मैकेनिज्म ऑफ एक्टिवेशन ऑफ हेलिकेज। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में, और इसको सेल साइकिल से क्या करेंगे, कोरिलेट करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर के लिए थैंक यू।